बहनों, कृपया रुकें। नव्या रुकी और पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि शियांग शानशान महल की नौकरानियों के एक समूह को अपनी ओर ला रही है। शियांग शानशान एक दीप्तिमान और आकर्षक मुस्कान के साथ पास आए। बड़ी बहन शियाओ जियाओ जियाओ ने उत्साहपूर्वक उसका अभिवादन करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन शियांग शानशान सीधे नव्या के सामने चली गई। उसकी सारी मुस्कान नव्या पर केंद्रित थी। शियाओ जियाओ जियाओ अवाक रह गई। शियाओ जियाओ जियाओ ने निराशा में अपना पैर पटका और नव्या को घूर कर देखा। शियांग शानशान स्पष्ट रूप से उसकी अपनी बहन थी, तो वह नव्या के लिए इतनी अच्छी क्यों थी? पिछली बार जब उसकी माँ और मैडम गान के बीच हेयपिन की घटना हुई थी, तो उसने शियांग शानशान को इसके बारे में बताया था, ये सोचकर कि शियांग शानशान उनके लिए खड़ी होगी। किसे पता था कि शियांग शानशान वास्तव में इस मामले को दबा देगी। जितना वह इसके बारे में सोचती, शियाओ जियाओ जियाओ उतनी ही क्रोधित होती जाती। क्यों? दूसरी शाही उपपत्नी नव्या ने शियांग शानशान का एक सुंदर झुककर अभिवादन किया, न तो खुले तौर पर स्नेही और न ही अपमानजनक। शियांग शानशान ने नव्या का हाथ थाम लिया और कहा, हम बहनें हैं, इतने विनम्र क्यों हो? औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। नव्या ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आपके विचार के लिए धन्यवाद महामहिम। शियांग शानशान ने चारों ओर देखा और पूछा, बहन, क्या तुम भी शाही उपपत्नी के चपरासी भोज में जा रही हो? बिल्कुल, नव्या ने सिर हिलाया। यह एकदम सही है, चलो एक साथ चलते हैं। शियांग शानशान ने नव्या बहनों को मना करने का मौका दिए बिना साथ चलने के लिए आमंत्रित किया और खुद आगे बढ़ गई। नव्या ने निःशब्द होकर अपना माथा छुआ। कौन शियांग शानशान के साथ यात्रा करना चाहेगा? सचमुच। शियांग शानशान को पहले जाते देख शियाओ जियाओ जियाओ जल्दी से उसके पीछे पीछे गई, प्यार से शियांग शानशान का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि वह कैसी है। शियाओ हिंग हिंग और शियाओ जुआन जुआन आज्ञाकारी रूप से नव्या के पीछे पीछे चले। शियाओ परिवार में उनकी उपस्थिति न के बराबर थी और अक्सर शियाओ जियाओ जियाओ द्वारा उन्हें धमकाया जाता था। अब जब नव्या उनके लिए खड़ी होने को तैयार थी, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से नव्या के करीब रहना पड़ा। चपरासी भोज भीतरी महल के चपरासी उद्यान में आयोजित किया गया था। चून की उपपत्नी जियो को चपरासी बहुत पसंद थे, इसलिए सम्राट जिंगशुआन ने विशेष रूप से उनके लिए एक चपरासी उद्यान खोला और इसकी देखभाल के लिए शाही बागवानों को काम पर रखा। चपरासी धन का प्रतीक हैं और उन्हें फूलों का राजा माना जाता है। महारानी हमेशा से ही इसे लेकर नाराज थीं, लेकिन दुर्भाग्य से सम्राट जिंगशुआन उपपत्नी जियो को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और महारानी चाहे कितनी भी दुखी क्यों न हो, वह सम्राट जिंगशुआन के दिमाग को नियंत्रित नहीं कर सकती थीं। उपपत्नी जियो ने दरबार के अधिकारियों के परिवारों की कुलीन महिलाओं को इस चपरासी भोज में आमंत्रित किया था और मेहमानों की संख्या को सावधानीपूर्वक चुना गया था। शियाओ परिवार, जिसने वैध और नाजायज दोनों बेटियों को आमंत्रित किया था, एक अपवाद था। शियांग शानशान शियाओ परिवार के सदस्यों को चपरासी उद्यान की ओर जाने वाले चौराहे पर ले गई, जहां उन्हें एक अलग द्वार से महल में प्रवेश करती हुई महिलाओं के एक अन्य समूह का सामना करना पड़ा। क्या ये क्राउन प्रिंसेस नहीं है? शियांग शानशान ने उसे दूर से ही देख लिया और जल्दी से अपनी बहनों को क्राउन प्रिंसेस को सम्मान देने के लिए ले गई। इस तरफ से आने वाली वास्तव में क्राउन प्रिंसेस ही हैं। क्राउन प्रिंसेस के अलावा युवराज की उपपत्नियां ली तियान, र और शियांग शियांग, साथ ही कई आमंत्रित महिला अधिकारी और उनके परिवार भी हैं। तो ये दूसरी राजकुमारी है, औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। क्राउन प्रिंसेस ने अपना हाथ हिलाया, उसका स्वर शांत था। उसकी नज़र शियांग शानशान के पीछे खड़े लोगों पर पड़ी और नव्या पर आकर रुक गई। उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। क्या वह नव्या है? क्राउन प्रिंसेस ने सबसे पहले नव्या का अभिवादन किया। नव्या कुछ निःशब्द थी। वह आगे बढ़ी और क्राउन प्रिंसेस से बोली, ये वास्तव में आपकी विनम्र सेविका है जो क्राउन प्रिंसेस का अभिवादन करती है। क्राउन प्रिंसेस ने अपना हाथ हिलाया और कहा, औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया है। नव्या अवाक रह गई। क्राउन प्रिंसेस का अजीब व्यवहार। क्राउन प्रिंसेस को क्या हुआ है? वह नव्या के प्रति इतनी दयालु और कोमल क्यों है? न सिर्फ नव्या, बल्कि बाकी सभी लोग भी दंग रह गए। प्लम ब्लॉसम भोज में क्राउन प्रिंसेस द्वारा नव्या के लिए मुश्किलें खड़ी करने की खबर पूरे तियानिक्सिन शहर में फैल गई थी। नव्या ने अपने होठों को थोड़ा खींचा, खड़ी हुई, धीरे से अपना सिर उठाया और क्राउन प्रिंसेस की ओर देखा। क्राउन प्रिंसेस की रंगत वास्तव में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। भारी मेकअप भी उनकी आंखों के नीचे के काले घेरों को नहीं छिपा पा रहा है। उनके थके हुए रूप ने नव्या को सचमुच हैरान कर दिया। नव्या की नज़र फिर शियांग शियांग और ली तियान, र की ओर गई। शियांग शियांग, र की रंगत भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ली तियान, र बहुत स्वस्थ लग रही थी। नव्या को तुरंत समझ आ गया। ली तियान, र को हवेली में आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन क्राउन प्रिंसेस और शियांग 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 पहले ही अपनी कृपा खो चुके हैं। क्राउन प्रिंसेस बहुत निराश थी। उसने सोचा था कि चूंकि नव्या ने शादी करने से इनकार कर दिया था,
इसलिए उसने अपनी छोटी बहन को अपने सद्गुण और कोमलता दिखाने के लिए युवराज के निवास में लाया था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ली तियान निवास में प्रवेश करने के बाद युवराज के पक्ष पर पूरी तरह से एकाधिकार कर लेगी। कड़ियों को जोड़ते हुए उसे बाद में एहसास हुआ कि ली तियान के लिए युवराज की भावनाएं लंबे समय से पनप रही थीं। उन दोनों का शायद बहुत पहले से गुप्त रूप से चक्कर चल रहा था, इससे पहले कि वह उन्हें देख पाती। क्राउन प्रिंसेस गुस्से से उबल रही थी, उसका मूड खराब हो गया और उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। वह ली तियान से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसमें इतनी क्षमता नहीं है। इस समय उसने फिर से नव्या के बारे में सोचा। नव्या इतनी सक्षम थी कि उसमें युवराज से शादी न करने की क्षमता थी, इसलिए उसमें उसकी मदद करने की भी क्षमता होनी चाहिए। नव्या, मेरे साथ टहलने के बारे में क्या ख्याल है? क्राउन प्रिंसेस ने नव्या को आमंत्रित करने की पहल की। नव्या को अजीब लगा। उसने क्राउन प्रिंसेस की ओर देखा और फिर शियांग शानशान की ओर देखा। शियांग शानशान जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, महामहिम, शाही उपपत्नी द्वारा तैयार किया गया फूलों का भोज शुरू होने वाला है। क्या अब और समय बर्बाद न करना बेहतर नहीं होगा? क्राउन प्रिंसेस अप्रसन्न थी, लेकिन शियांग शानशान की बातें समझ में आ रही थी, इसलिए वह उनका खंडन करने के लिए कुछ नहीं पा सकी। उसने सिर हिलाया और कहा, ये सच है तो पहले फूलों के भोज में चलो। नव्या, मैं बाद में फिर तुमसे मिलने आऊंगी। ऐसा कहते हुए क्राउन प्रिंसेस ने नेतृत्व किया और सबसे आगे चलने लगी। नव्या के होंठ फड़क गए। यह क्या बकवास है? क्राउन प्रिंसेस और शियांग शानशान दोनों ही उसे अपने पक्ष में करना चाहती हैं। पक्ष चुनना आसान नहीं है। नव्या ने उदास महसूस करते हुए खुद से सोचा। बाकी सब चले गए थे, लेकिन वह अभी भी उसी जगह पर फंसी हुई थी। नौवीं बहन, वे सब चले गए हैं, क्या तुम नहीं जा रही हो? शियाओ हिंग हिंग और शियाओ जुआन दोनों ही नव्या का इंतजार कर रही थीं और इसी समय उन्होंने उसे याद दिलाया। नव्या ने सिर हिलाया और कहा, चलो चलें। शियाओ हिंग हिंग और शियाओ जुआन ने एक दूसरे को देखा, फिर नव्या के पीछे पीछे चलने लगे, दोनों तरफ एक एक। वे सभी अपने साथ दासियां लाए थे, लेकिन महल में कुछ नियम थे। दासियां केवल एक साइड हॉल में इंतजार कर सकती थीं, जहां महल की दासियां उनकी देखभाल करती थीं। भोज खत्म होने के बाद ही दासियां उनका स्वागत करने के लिए महल से बाहर आ सकती थीं। विशेष अनुमति मिलने पर ही वे अपनी दासियों को सीधे भोज में ला सकते थे। नव्या अपने साथ केवल लतिका को ही लाई थी और लतिका साइड हॉल में इंतजार कर रही थी। उन्होंने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पीछे से कोई दौड़ता हुआ आया और शियाओ जुआन से टकरा गया, जो सबसे बाहरी तरफ थी। शियाओ जुआन ने अपना संतुलन खो दिया और नव्या की पीठ पर गिर पड़ी। नव्या इस झटके से चौंक गई और सहज रूप से शियाओ जुआन को सहारा देने के लिए मुड़ी। नव्या शियाओ जुआन को लेकर चिंतित थी और उससे पूछने ही वाली थी कि वह कैसी है, कि तभी वह व्यक्ति जिसने उसे मारा था चिल्लाने और गालियां देने लगा। नव्या ने अपनी भौहें सिकुड़ी। ये दृश्य इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? जियांग किली का अनुचित व्यवहार। क्या तुम अंधी हो? तुम इतनी चौड़ी सड़क पर मुझसे कैसे टकरा सकती हो? एक तीखी महिला की आवाज़ गूंज उठी, जिसके कारण क्राउन प्रिंसेस, शियांग शानशान और अन्य लोग, जो पहले ही काफ़ी दूर जा चुके थे, अपने रास्ते में रुक गए। शियाओ जुआन को बुरा लगा, तुम ही थी जिसने मुझे टक्कर मारी। अभी भी पलटकर बात करने की हिम्मत? जैसे ही महिला ने अपनी बात खत्म की, उसने शियाओ जुआन को मारने के लिए हाथ उठाया। नव्या ने जल्दी से शियाओ जुआन को अपने पीछे खींच लिया और महिला का थप्पड़ खाली चला गया। क्या तुम ठीक हो? नव्या ने अपनी भौहें सिकुड़ी और शियाओ जुआन से पूछा। शियाओ जुआन ने सिर हिलाया, डर के मारे नव्या के पीछे छिप गई। नव्या ने तब इस अनुचित महिला को ध्यान से देखा और जो उसने देखा उससे वह हैरान रह गई। यह महिला कोई और नहीं बल्कि जियांग किली थी। नव्या के होंठों पर एक मुस्कान आ गई और वह आखिरकार समझ गई कि अभी वाला दृश्य इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। शिनफेंग टाउन में जियांग किकिन ने भी उसे इसी तरह रोका था। वे सचमुच बहनें हैं। जियांग किली और जियांग किकिन बहुत हद तक एक जैसी दिखती हैं। जियांग किली का थप्पड़ खाली चला गया और फिर उसने गुस्से में नव्या को घूरा। नव्या ने पहले कोई मुखौटा नहीं पहना था और अब जब नव्या ने मुखौटा पहना हुआ था तो उसे बस इतना लगा कि वह थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, लेकिन उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। तुम कौन हो? तुम्हारी मुझे किसी को सबक सिखाने से रोकने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीने से थक गई हो? जियांग किली ने मोर की तरह अभिमानी होते हुए अहंकार से कहा। मिस, क्या आप उचित बात कर सकती हैं? नव्या ने अपने दर्द कर रहे माथे को मला। उसने शांति से बात करने की कोशिश की, ये सोचकर कि जियांग किली ने शायद उसे नहीं पहचाना। परेशानी से बचना ही बेहतर था। अगर वह शांत रही तो जियांग किली उसे नहीं पहचान पाएगी। ये किस तरह का तर्क है? वह मुझसे टकरा गई क्या? कर्ज से मुकरने की कोशिश कर रही है? जियांग किली ने उग्रता से कहा। तुम खुद को समझती क्या हो? वह घटिया सा मुखौटा पहनकर क्या?
अपना चेहरा दिखाने के लिए बहुत बदसूरत हो। अगर तुम इतनी बेशर्म हो तो तुम खुद के लिए खड़े होने की कोशिश ही क्यों कर रही हो? तुम इतनी अनुचित कैसे हो सकती हो? शियाओ जुआनजुआन ने गुस्से से कहा, तुम ही थी जो मुझसे टकराई और अपनी गलती मानने के बजाय तुम बस इस झंझट से बाहर निकलने के लिए बहस करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुमसे टकराए, ये किसने देखा? जियान किली ने अनुचित रूप से कहा। उसके शोरगुल से क्राउन प्रिंसेस और शियांग शानशान और अन्य लोग चौंक गए। तुम, शियाओ जुआनजुआन ने कभी इतनी अनुचित महिला नहीं देखी थी। अब जब यह महिला परेशानी खड़ी कर रही थी तो भले ही वह पलटवार करना चाहती, वह निःशब्द थी। नव्या स्वाभाविक रूप से जानती थी कि शियाओ जुआनजुआन जियान किली का मुकाबला नहीं कर सकती। जियान किली को बचपन से ही प्रशिक्षण के लिए एक संप्रदाय में भेजा गया था, इसलिए उसके पास निश्चित रूप से ताकत थी। भले ही शियाओ जुआनजुआन एक नाजायज़ बेटी थी, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा था। वह कभी भी कुछ भी अनुचित नहीं करेगी या नखरे नहीं करेगी। शियाओ जुआनजुआन इतनी निराश थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे ही टक्कर लगी थी, लेकिन अंत में ऐसा लगा कि उसी की गलती थी। शियाओ जुआनजुआन बेहद उदास थी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना? माफ़ी मांगो, जियान किली ने बिना रुके कहा, एक भौं उठाते हुए और शियाओ जुआनजुआन को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करते हुए। शियाओ जुआनजुआन ने खुद की ओर इशारा किया, पूरी तरह से अविश्वास में। उसे ही टक्कर लगी थी तो वह माफ़ी क्यों मांगे? क्या मैंने जो कहा वह पर्याप्त स्पष्ट नहीं था? तुम मुझसे टकराई, माफ़ी मांगो। जियान किली ने अनुचित रूप से शियाओ जुआनजुआन की ओर इशारा करते हुए कहा। शियाओ जुआनजुआन इतनी दुखी थी कि उसके आंसू गिरने ही वाले थे। वह वास्तव में माफ़ी नहीं मांगना चाहती थी। जियान किली को शियाओ जुआनजुआन की ओर आते देख नव्या आगे बढ़ी और शियाओ जुआनजुआन को अपने पीछे छिपा लिया, एक दूसरे की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। क्या तुम दूसरों के मामलों में दखल देना चाहती हो? जियान किली ने उत्तेजक ढंग से नव्या को देखा। क्या हो रहा है? ये कैसा शोर है? तभी क्राउन प्रिंसेस की आवाज़ गूंज उठी। क्राउन प्रिंसेस का हस्तक्षेप और जियान किली की वापसी। जियान किली के बगल में खड़ी दासी जल्दी से उसके पास गई और सावधानी से क्राउन प्रिंसेस की पहचान बताई। जियान किली ने तुरंत मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया और क्राउन प्रिंसेस की ओर चलते हुए कहा, यह विनम्र महिला क्राउन प्रिंसेस का अभिवादन करती है और अपना सम्मान व्यक्त करती है। क्राउन प्रिंसेस ने अपनी बाहें सिकुड़ी और पास आकर बोली, तुम कौन हो? महल में इतना शोर मचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपकी प्रजा जियान किली है। जियान किली जोर से मुस्कुराई, जो उसके पहले के उग्र व्यवहार के बिल्कुल विपरीत था। बगल से देख रही शियाओ जुआनजुआन इतनी हैरान थी कि उसका जबड़ा लगभग गिर ही गया। क्राउन प्रिंसेस की भौहें फड़क उठीं। अब जब जियान किली ने अपना नाम बता दिया था तो वह उसकी आलोचना करना जारी नहीं रख सकती थी। हालांकि वह नव्या को अपने पक्ष में करना चाहती थी, लेकिन जियान परिवार महारानी का परिवार था और महारानी क्राउन प्रिंसेस की मां थीं। उसी तर्क से जियान परिवार क्राउन प्रिंस का समर्थक भी था। वह नव्या के लिए जियान परिवार के खिलाफ कैसे जा सकती थी? क्राउन प्रिंसेस थोड़ा मुस्कुराई, तो ये दूसरी मिस है। महामहिम, बस मुझे मेरे नाम से बुलाएं, इतना औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियान किली ने तुरंत क्राउन प्रिंसेस के करीब जाने की कोशिश की। अभी क्या हुआ? क्राउन प्रिंसेस सहज नहीं थी। हालांकि वह जियान परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह जियान किली को पसंद करती थी। जब जियान किली ने क्राउन प्रिंसेस को इस बारे में पूछते सुना तो उसने शियाओ जुआनजुआन की ओर इशारा किया और कहा, क्राउन प्रिंसेस, यह महिला अभी मुझसे टकरा गई। मैंने उससे माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने मुझ पर चिल्लाया भी। वह सचमुच अनुचित है। मैंने ऐसा नहीं किया। शियाओ जुआनजुआन ने घबराहट में अपना सिर हिलाया और हाथ हिलाए। क्राउन प्रिंसेस के होंठ फड़क उठे। वह काफ़ी दूर से ही बहस सुन सकती थी, लेकिन उसे ज़्यादातर जियान किली की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। क्राउन प्रिंसेस मूर्ख नहीं थी। जियान किली तो अभी आई भी नहीं थी। नव्या और अन्य लोग जरूर उससे आगे रहे होंगे। अगर कोई टक्कर हुई थी तो शायद जियान किली ही शियाओ जुआनजुआन से टकराई थी, है ना? लेकिन जियान किली ने वास्तव में बाजी पलट दी और उस पर आरोप लगा दिया। क्राउन प्रिंसेस भी काफ़ी असहज थी, लेकिन उसने कोमलता से कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। शाही उपपत्नी का चपरासी भोज शुरू होने वाला है। चलो ऐसे तुच्छ मामलों पर समय बर्बाद न करें। जियान किली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ली ए भी ऐसा ही सोचती है। महामहिम, जब तक यह महिला मुझसे माफ़ी मांगती है, मैं उदार रहूंगी और इस मामले को जाने दूंगी। क्राउन प्रिंसेस ने भौहें सिकुड़ी और शियाओ जुआनजुआन को देखा। शियाओ जुआनजुआन ने क्राउन प्रिंसेस की नज़रों का सामना किया और स्वाभाविक रूप से समझ गई कि उनका क्या मतलब था। उसने मुंह बनाया और नव्या के पीछे से बाहर आई। हालांकि उसे बुरा लगा था, फिर भी वह पुरानी बातों को भूलकर माफ़ी मांगने को तैयार थी। शियाओ जुआनजुआन ने अभी एक कदम ही बढ़ाया था कि नव्या ने उसे रोक लिया। चलो चलें।
नव्या ने एक हाथ से शियाओ जुआनजुआन और दूसरे से शियाओ हेंग हेंग को पकड़ा। क्राउन प्रिंसेस और जियान किली को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और उन्हें दूर ले जाने ही वाली थी। जियान किली शुरू में खुद से खुश थी, ये सोचकर कि शियाओ जुआनजुआन ने पहले ही हार मान ली है, लेकिन फिर नव्या ने ये चाल चली। वह तुरंत क्रोधित हो गई और नव्या और अन्य लोगों को रोकते हुए बोली, तुम इसे कहाँ ले जा रही हो? उसने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। माफ़ी? नव्या ने अपने होंठ सिकोड़े। माफ़ी इंसानों के लिए होती है। क्या तुम इसके लायक भी हो? तुम्हारी मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? गुस्से से जियान किली का चेहरा पीला पड़ गया। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें डांटूं? मैंने अभी तक तुम्हें मारा तो नहीं है? नव्या ने चिढ़ते हुए कहा। मेरी सातवीं बहन का स्वभाव अच्छा है, लेकिन मेरा नहीं। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? तुम्हारे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? जियान किली ने गुस्से में कहा। मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है। जियान परिवार, लेकिन तो क्या? नव्या ने अपने होंठ सिकोड़े, कोई परवाह नहीं की। टकराव का टलना, ये जानने के बावजूद कि तुम अभी भी, जियान किली उग्र थी। उसने नव्या को ध्यान से घूरा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने नव्या को पहले कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम बस अनुचित व्यवहार कर रही हो और दूसरों को धमका रही हो क्योंकि तुम महारानी की भतीजी हो। आज जो हुआ वह सब ने देखा। तुम मेरी सातवीं बहन से टकरा गई और उसने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम अभी भी मुझे परेशान कर रही हो। नव्या ने उपहास किया। बकवास, वह साफ तौर पर मुझसे टकराई थी। हमारे पीछे खड़े लोगों से पूछो, क्या मैं, जियान किली, उससे टकराई थी या वह मुझसे, जियान किली, से टकराई थी? जियान किली ने अनुचित रूप से कहा, यहाँ तक कि उन अन्य महिलाओं को भी बीच में घसीट लिया जो रुक गई थीं क्योंकि वे रास्ता रोक रही थीं। महिलाएं पूरी तरह से भ्रमित थीं, वे तो बस वहां से गुजर रही थीं और उनका इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। क्राउन प्रिंसेस ने अपनी भौहें सिकोड़ीं। इस मामले को संभालना शायद मुश्किल होने वाला था। अगर उसने जियान किली की मदद की तो महारानी कहेंगी कि वह सही और गलत में अंतर नहीं कर सकती और नव्या भी इसे जाने नहीं देगी। अगर उसने जियान किली की मदद नहीं की तो महारानी कहेंगी कि वह अपने ही लोगों की मदद नहीं कर रही है। संक्षेप में, वह बीच में फंसी हुई थी। शियांग शानशान भी इसी समय आ गई। वह धीरे से मुस्कुराए और क्राउन प्रिंसेस से बोली, क्राउन प्रिंसेस, इस मामले में अभी भी आपके फैसले की जरूरत है। आखिर यह मिस जियांग महारानी की भतीजी है। क्राउन प्रिंसेस ने शियांग शानशान को घूरा, जो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। शियांग शानशान स्वाभाविक रूप से तमाशा देखकर खुश थी। हालांकि शियाओ जुआनजुआन उसकी सौतेली बहन थी, लेकिन नव्या उसके लिए खड़ी थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी मदद करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्राउन प्रिंसेस ने कुछ अप्रसन्नता के साथ जियांग किली को बीच में टोक दिया। दूसरी मिस जियांग, ये तो बस एक छोटी सी बात है। इसे जाने क्यों न दें? इतनी छोटी सी बात पर सबको दुखी क्यों करना? क्राउन प्रिंसेस ने जल्दी से स्थिति का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि जियांग किली को जाने देना ही सबसे अच्छा परिणाम था। हालांकि जियांग किली अभी संप्रदाय से लौटी थी और सैद्धांतिक रूप से उसका साधना स्तर काफी ऊंचा होना चाहिए था, फिर भी उसे लगा कि जियांग किली के पास नव्या के खिलाफ जीतने का बिल्कुल कोई मौका नहीं था। अगर जियांग किली नव्या द्वारा घायल हो जाती तो महारानी उसे और भी अधिक आसानी से नहीं छोड़ती। क्राउन प्रिंसेस का उदास चेहरा देखकर जियांग किली सोचने लगी कि कहीं वह महल में बहुत ज्यादा घमंडी तो नहीं हो रही है। वह हमेशा से हावी रहने वाली थी और उसने कभी परिणामों के बारे में नहीं सोचा था और हमेशा लोगों को वश में करने के लिए बल का सहारा लिया। लेकिन यह महल था और उसे थोड़ा रास्ता देना चाहिए। जियांग किली ने इसके बारे में सोचा और थोड़ा मुस्कुराते हुए क्राउन प्रिंसेस से कहा, क्राउन प्रिंसेस, जो कहती हैं वह सच है। ये बहुत छोटी सी बात है। मैं बहुत उदार हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे इसे आपके खिलाफ नहीं रखना चाहिए। चलिए इसे जाने देते हैं। क्राउन प्रिंसेस संतुष्टि से मुस्कुराए और बोली, ये सही है दूसरी मिस। भोज शुरू होने वाला है, कृपया मेरे साथ चलें। ठीक है। जियांग किली मुस्कुराते हुए वहां गई और क्राउन प्रिंसेस के साथ चली गई। जब नव्या ने देखा कि जियांग किली जाने वाली है तो वह उसे रोकना चाहती थी, लेकिन शियांग शानशान ने उसे देखकर अपना सिर हिलाया। नव्या की आंखें थोड़ी ठंडी थीं क्योंकि वह जियांग किली की पीठ को घूर रही थी और उसने अपनी उंगलियां भींच लीं। शियांग शानशान ने पास आकर धीरे से कहा, भोज शुरू होने वाला है। यहाँ समय बर्बाद मत करो, हम बाद में भोज में उसके साथ ठीक से निपटेंगे। नव्या ने गुस्से में आह भरी, वह जियांग किली सचमुच बहुत ज्यादा है। शियाओ जुआनजुआन ने कृतज्ञतापूर्वक नव्या से कहा, नौवीं बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम न होती। ठीक है, बहनों के बीच ऐसी बातों की कोई जरूरत नहीं है। नव्या ने अपने होठों को थोड़ा खींचा और शियाओ जुआनजुआन के धन्यवाद को बीच में टोक दिया। जियांग किली ने लोगों को इस तरह से परेशान किया है, मैं उसे इससे बचने नहीं दूंगी, चलो चलें। जब समूह चपरासी उद्यान में पहुंचा तो वहां पहले से ही काफी हलचल थी।
ज्यादातर महिलाएं पहले ही पहुंच चुकी थीं और अपनी जगह ले चुकी थीं और शाही उपपत्नी श्याओ के आने का इंतजार कर रही थीं। चपरासी उद्यान में चपरासी के फूल पूरी तरह खिले हुए थे, जिससे एक खूबसूरत नज़ारा बन रहा था। कुछ महिलाएं अब और इंतजार नहीं कर सकीं और छोटे छोटे समूहों में चपरासी के फूलों की प्रशंसा करने के लिए इकट्ठा हो गईं। उनके चेहरों पर एक अनूठी खुशी चमक रही थी। चलो यहाँ बैठते हैं। शियांग जुआनजुआन ने देखा कि थोड़ी दूर पर खाली सीटें थीं, इसलिए वह यहाँ बैठना चाहती थी। वह बस थोड़ी और दूर रहना चाहती थी। शियांग शानशान ने अपना सिर हिलाया और कहा, जाओ और आगे बैठो। तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो? शियांग शानशान का स्थान क्राउन प्रिंसेस के करीब था। दोनों ही शाही उपपत्नी श्याओ के बहुत करीब थे। शाही उपपत्नी श्याओ की सीट मुख्य सीट थी, जो ठीक सामने स्थित थी। शाही उपपत्नी श्याओ की सीट के समानांतर दो छोटी टेबल थीं, जिनमें से एक राजकुमारी यूनलिन के लिए स्थापित की जानी चाहिए थी। शाही उपपत्नी श्याओ के सामने दोनों तरफ एक दूसरे के सामने सीटों की कई पंक्तियां थीं। इन दोनों तरफ पहली कुछ पंक्तियों में बैठने वाले लोग उच्च दर्जे के थे। शियांग शानशान नव्या और अन्य लोगों को आगे ले गई, जहां उन्होंने शाही उपपत्नी श्याओ के पास महल की नौकरानियों को सीटों की व्यवस्था करते हुए सुना। करीब से सुनने पर उन्हें पता चला कि दोनों तरफ सीटों की आगे की पंक्ति खाली छोड़ दी गई थी। शियांग शानशान का चेहरा थोड़ा अप्रसन्न हो गया। यदि ये सीटें खाली छोड़ दी गईं, तो क्या वह भी नहीं बैठ पाएगी? क्या मैं यहाँ भी नहीं बैठ सकती? क्राउन प्रिंसेस की आवाज़ आई। शियांग शानशान को तुरंत बेहतर महसूस हुआ। तो पता चला कि यह सिर्फ वही नहीं थी जो वहाँ नहीं बैठ सकती थी, यहाँ तक कि क्राउन प्रिंसेस भी वहाँ नहीं बैठ सकती थी। क्षमा करें महामहिम, शाही उपपत्नी ने निर्देश दिया है कि सीटों की पहली पंक्ति को खाली छोड़ दिया जाना चाहिए। महल की नौकरानी ने सम्मानपूर्वक कहा। कृपया महामहिम, दूसरी पंक्ति लें। बिना किसी स्पष्ट नियम के भी महल के भोज लंबे समय से एक अनकहे रिवाज द्वारा शासित होते रहे हैं। उच्च दर्जे के लोग आगे बैठते हैं, जबकि निचले दर्जे के लोग पीछे बैठते हैं, और कोई भी बेतरतीब ढंग से बैठने की हिम्मत नहीं करता। क्राउन प्रिंसेस उदास मन से दूसरी पंक्ति में गई, जबकि शियांग और ली तियान तीसरी पंक्ति में गईं। भले ही वे युवराज की उपपत्नियां थीं, लेकिन वैध और नाजायज बच्चों के बीच अभी भी अंतर था। चूंकि क्राउन प्रिंसेस दूसरी पंक्ति में बैठी थी, इसलिए वे केवल पीछे ही जा सकती थीं। दूसरी ओर जियांग के लिए दूसरों की राय को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए उत्साह से क्राउन प्रिंसेस के बगल में बैठ गई। शियांग शानशान क्राउन प्रिंसेस के विपरीत दूसरी पंक्ति में बैठी और शियाओ जियाओ जियाओ और शियांग जिनजिन उसके बगल में बैठ गईं। नव्या शियांग हिंग और शियांग जुआनजुआन को पिछली पंक्तियों में सीटें खोजने के लिए ले गई। नव्या अभी बैठी ही थी कि महल की एक नौकरानी उसके पास आई, झुकी और बोली, 9वीं मिस महामहिम, शाही उपपत्नी आपसे मिलना चाहती हैं। मुझे आमंत्रित किया। नव्या मूल रूप से हाथ बढ़ाकर चखने के लिए फल का एक टुकड़ा लेना चाहती थी, लेकिन महल की नौकरानी ने उसे रोक दिया और उसका हाथ, जो बीच हवा में लहरा रहा था, अचानक वापस खींच लिया गया। कितनी निराशाजनक बात है। मेरे ठीक सामने खाना था, लेकिन मैं उसे खा भी नहीं सकती। हाँ मिस, कृपया मेरे साथ आएं। महल की नौकरानी नव्या के प्रति बेहद विनम्र और सम्मानजनक थी। नव्या ने अपने होंठ सिकुड़े और शियांग हिंग और शियांग जुआनजुआन से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। महल की नौकरानी मुस्कुराए और बोली, 9वीं मिस महामहिम से मिलने के बाद आप शायद इस स्थान पर वापस नहीं आएंगी। क्यों? नव्या ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वह स्पष्ट रूप से चकित थी। महल की नौकरानी ने ऊंचे चबूतरे पर सीट की ओर इशारा किया और कहा, महामहिम ने ये सीट विशेष रूप से आपके लिए तैयार की है। नव्या अवाक रह गई। ये व्यवहार वास्तव में बेजोड़ है। वाह महारानी, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हैं, 9वीं बहन, शियांग जुआनजुआन ने उत्साह से कहा। नव्या ने बेबसी से आह भरी, मैं अब जा रही हूँ। उसने शियांग जुआनजुआन और शियांग हिंग को विदा किया और महल की नौकरानी के साथ चली गई। शाही उपपत्नी श्याओ की योजना। शाही उपपत्नी श्याओ नव्या को देखना चाहती थी और नव्या के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महल की दासी नव्या को चपरासी उद्यान से बाहर ले गई, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि वे एक मंडप में शाही उपपत्नी श्याओ से मिले। शाही उपपत्नी श्याओ मंडप में चाय पीते हुए बैठी थीं। नव्या के आने के बाद उन्होंने अपना हाथ हिलाया और सभी महल की दासियों को विदा कर दिया। नव्या ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, नव्या महामहिम, शाही उपपत्नी का अभिवादन करती है। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। उठते हुए शाही उपपत्नी श्याओ ने धीरे से नव्या से कहा, आओ और बैठ जाओ। नव्या अपनी जगह से नहीं हिली। क्या? शाही उपपत्नी श्याओ ने एक भौं उठाए। अभी भी मेरे खिलाफ मन में कुछ है। नव्या उदास होकर पास गई और शाही उपपत्नी श्याओ के सामने बैठ गई। नव्या को बैठते देख शाही उपपत्नी श्याओ भी धीरे धीरे बैठ गईं और व्यक्तिगत रूप से नव्या को एक कप चाय पिलाई। ये चाय चखें, यह नई आई है, दक्षिण से, बहुत कीमती, शाही उपपत्नी श्याओ ने धीरे से कहा। मुझे पता है, आपके मन में अभी भी कुछ चल रहा है। नव्या ने भौहें सिकोड़ी।
वह शाही उपपत्नी श्याओ का सचमुच कुछ नहीं कर सकती थी। सच कहूँ तो शाही उपपत्नी श्याओ बहुत आगे जा रही थी, हमेशा उसका फ़ायदा उठा रही थी। लेकिन हर बार जब शाही उपपत्नी श्याओ ने उसका फ़ायदा उठाया तो वह बाद में कबूल कर लेती थी, ज़रूरत पड़ने पर माफ़ी मांगती थी और ज़रूरत पड़ने पर अभी भी उसके खिलाफ साजिश रचती थी। यहाँ तक कि नव्या भी शाही उपपत्नी श्याओ को नहीं समझ पा रही थी। वह वास्तव में असहाय थी। नव्या ने चाय उठाए, एक छोटा घूंट लिया और सिर हिलाते हुए कहा, ये वास्तव में अच्छी चाय है। शाही उपपत्नी श्याओ की मुस्कान नर्म हो गई और उन्होंने कहा, आज के चपरासी भोज में क्या आपकी कोई इच्छा है? मैं किसी भी चीज़ में आपकी मदद कर सकती हूँ। नव्या ने एक भौं उठाए और पूछा, क्या नव्या अभी भी महारानी पर भरोसा कर सकती है? बेशक तुम कर सकती हो। शाही उपपत्नी श्याओ हंसी, क्या तुम मुझसे डरती हो? ऐसा नहीं है कि मैं डरती हूँ। नव्या ने अपना सिर हिलाया। नव्या को लगता है कि वह महामहिम को नहीं समझती है और अब वह महामहिम द्वारा इस्तेमाल नहीं होना चाहती है। नव्या के पास केवल एक ही जीवन है और वह इसे सुरक्षित रखना चाहती है। शाही उपपत्नी श्याओ हंसी, नव्या तुम हमेशा इतनी स्पष्टवादी होती हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जीवित रखना पसंद करूंगी, किसी और कारण से नहीं बल्कि तुम्हारी माँ की खातिर। मेरी माँ? नव्या मुस्कुराए। हाँ, तुम्हारी माँ। मैं लेडी किंगनिंग की बात कर रही हूँ, तुम्हारी नहीं, श्याओ याहे। मुझे पता है कि तुम उसकी बेटी हो। शाही उपपत्नी श्याओ धीरे से हंसी। तो नव्या, क्या तुम अब मुझ पर विश्वास करती हो? नव्या ने शाही उपपत्नी श्याओ को आधी मुस्कान के साथ देखा लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। वह जानती थी कि अगर शाही उपपत्नी श्याओ ऐसी बातें कह रही हैं तो निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ आने वाला है। उम्मीद के मुताबिक शाही उपपत्नी श्याओ ने आगे कहा, मुझे शियांग जेनलांग के मामले के बारे में भी कुछ सुराग पता हैं। नव्या की मुस्कान गायब हो गई जब उसने पूछा, महामहिम वास्तव में क्या चाहती हैं? शाही उपपत्नी श्याओ थोड़ा मुस्कुराई और बोली, चपरासी भोज के बाद मेरे साथ आना। मैं तुम्हें सुराग देखने के लिए ले चलूंगी। ठीक है। नव्या ने सिर हिलाया लेकिन कुछ संदेह के साथ पूछा, क्या महामहिम का कोई अन्य अनुरोध है? बेशक, शाही उपपत्नी श्याओ ने धीरे से कहा, मैंने जियांग परिवार की 2 युवा महिलाओं को चपरासी भोज में आमंत्रित किया था लेकिन उनमें से केवल एक को ही आना चाहिए था। यह एक? आपका मतलब जियांग किली से है? नव्या ने पूछा। शाही उपपत्नी श्याओ ने सिर हिलाया। ओह, महामहिम मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? नव्या ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अगर शाही उपपत्नी श्याओ जियांग किली से निपटना चाहती थी तो उन्हें खुशी से ज़्यादा खुशी होगी। शाही उपपत्नी श्याओ नव्या के करीब झुकी और कुछ शब्द फुसफुसाए। नव्या की मुस्कान धीरे धीरे जम गई और अंत में उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, सौदा पक्का। ठीक है, अब समय हो गया है। आप मेरे साथ बगीचे में आ सकती हैं। शाही उपपत्नी श्याओ खड़ी हो गईं और उन्होंने नव्या की ओर हाथ बढ़ाया। नव्या उठी, शाही उपपत्नी श्याओ का हाथ पकड़ा और उन्हें मंडप से बाहर निकलने में मदद की, साथ में चपरासी भोज के स्थल की ओर चल पड़ी। चपरासी भोज का आरंभ। यह विनम्र महिला महामहिम शाही उपपत्नी का अभिवादन करती है। शाही उपपत्नी श्याओ के आने के बाद बहरे कर देने वाले अभिवादन उठने और गिरने लगे। शाही उपपत्नी श्याओ ने अपना हाथ उठाया और कोमलता से कहा, कृपया सब लोग खड़े हो जाएं। धन्यवाद, महामहिम। भीड़ के बोलने के बाद सब अपनी जगह पर बैठ गए। महल की दासी ने नव्या के हाथों से शाही उपपत्नी श्याओ को ले लिया और उन्हें मुख्य सीट पर बैठने में मदद की। शाही उपपत्नी श्याओ फिर अपने बगल में बैठी नव्या की ओर मुड़ी और बोली, नव्या, वह सीट खास तौर पर आपके लिए तैयार की गई थी। कृपया वहां बैठें। धन्यवाद, महामहिम, नव्या ने कहा और शाही उपपत्नी श्याओ द्वारा बताई गई सीट पर बैठ गई। जैसे ही नव्या बैठी, उसके चारों ओर चर्चा की एक गुनगुनाहट शुरू हो गई। वाह, क्या वह मिस नौवीं कुमारी शियांग है? वह कितनी भाग्यशाली है। हाँ, शाही उपपत्नी के बगल में बैठने में सक्षम होने के लिए। कितना ईर्ष्यापूर्ण। जरा सोचो, मैंने सुना है कि मिस नौवीं कुमारी शियांग ने ही शाही उपपत्नी की बीमारी को ठीक किया था और शाही उपपत्नी निश्चित रूप से मिस नौवीं कुमारी शियांग की आभारी हैं। मिस जियू का चिकित्सा कौशल वास्तव में अद्भुत है। ये सही है, ये नौवीं मिस अविश्वसनीय रूप से सक्षम है। यहाँ तक कि क्राउन प्रिंसेस और दूसरी राजकुमारी भी वहाँ नहीं बैठ सकती। राजकुमारी युनलन शाही उपपत्नी श्याओ के दूसरी तरफ बैठी थीं। इसी समय उन्होंने शाही उपपत्नी श्याओ के पार नव्या को हाथ हिलाया और कहा, नव्या, बहुत समय हो गया है। नव्या राजकुमारी युनलन को देखकर थोड़ा मुस्कुराए और बोली, नमस्ते राजकुमारी। तुम हमेशा मेरे साथ इतनी दूर रहती हो, बस मुझे युनलन बुलाओ, राजकुमारी युनलन ने मुस्कुराते हुए कहा। नव्या बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। उसने अपनी सीट की ओर देखा और भौहें सिकोड़ीं। उसके सामने वाली मेज साफ तौर पर 2 लोगों के लिए थी और नीचे कुशन भी 2 लोगों के लिए थे, लेकिन वह साफ तौर पर अकेली थी। अभी शाही उपपत्नी श्याओ ने उसके लिए इस ऊंचे चबूतरे पर बैठने की व्यवस्था की है। नीचे अनगिनत लोग उसके प्रति ईर्ष्या, जलन और नफरत से भरे हुए हैं।
उसका यहाँ बैठना केवल नफरत को आमंत्रित कर रहा है। महामहिम, भोज शुरू हो चुका है, एक महल की दासी ने शाही उपपत्नी श्याओ के पास आकर कहा। शाही उपपत्नी श्याओ ने सिर हिलाया और सभी से कहा, मेरे द्वारा आयोजित इस चपरासी भोज की शोभा बढ़ाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये पहली बार है जब मैंने ऐसा भोज आयोजित किया है और मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में भी मेरा समर्थन करते रहेंगे। मैं यहाँ बस सभी को फूल दिखाने के लिए आई हूँ। आप सभी ने इस चपरासी बगीचे के दृश्य देखे हैं और मैं विनम्र नहीं हो रही हूँ। त्यानिक्सिन शहर में जब चपरासी की बात आती है तो कोई भी इस चपरासी बगीचे की तुलना नहीं कर सकता है। सुंदर फूल और दृश्य साझा किए जाने चाहिए, इसलिए मैं इस फूल देखने वाले भोज की मेजबानी कर रही हूँ। तार्किक रूप से कहा जाए तो कई वर्षों से महल में होने के कारण ऐसे फूल देखने वाले भोज बहुत पहले आयोजित किए जाने चाहिए थे। हालांकि मेरे स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ था और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। ये हाल ही में हुआ था। मिस नौवी कुमारी शियांग के इलाज के लिए धन्यवाद कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। यहाँ मैं मिस नौवी कुमारी शियांग के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगी। शाही उपपत्नी श्याओ ने अपने दिल की गहराई से बात की और सभी लोग चुपचाप उनकी बात सुनते रहे। बाद में शाही उपपत्नी श्याओ ने कहा, आज के फूल देखने वाले दावत में स्वाभाविक रूप से कुछ लकी ड्रॉ पुरस्कार शामिल होंगे। मैंने फूलों को देखने के लिए पुरस्कार के रूप में 10 छोटे उपहार तैयार किए हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। जैसे ही शाही उपपत्नी श्याओ ने बात की, उन्होंने महल की दासियों को निर्देश दिया, इसे ऊपर लाओ। महल की दासी ने समझदारी से सिर हिलाया और आदेश दिया। जल्द ही चपरासी के लगभग 10 गमले मंच के सामने ले जाए गए और सभी को निहारने के लिए बीच में रख दिए गए। अजीब बात यह है कि ये सभी चपरासी रंगीन रेशमी कपड़े से ढके हुए थे जो उनके असली रूप को छिपा रहे थे। फूलों की पहचान और एक छोटी सी चाल। क्या हम यहाँ फूलों की प्रशंसा करने नहीं आए हैं? हम इस कपड़े से ढके हुए फूलों की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, आपको फूल देखने के लिए भाग्यशाली आकर्षण की आवश्यकता क्यों होगी? ये वास्तव में अजीब है। महामहिम का इससे क्या मतलब है? आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? ओह, किसे पता, बस सुनो, वे अंततः तुम्हें बता देंगे। भीड़ ने आपस में चर्चा की। उनमें से किसी को भी यह समझ नहीं आया कि शाही उपपत्नी श्याओ का क्या मतलब था। शाही उपपत्नी श्याओ ने धीरे धीरे कहा, यहाँ चपरासी के 10 गमले हैं। मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को इन चपरासी फूलों की सराहना करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। यदि आप चपरासी की किस्म की सही पहचान कर सकते हैं तो आप एक उपहार जीत सकते हैं। इतना आसान? मुझे लगा कि यह वास्तव में एक कठिन प्रश्न होगा। ये सिर्फ चपरासी के बारे में एक अनुमान लगाने का खेल है। बिल्कुल सही, मैं इन सभी चपरासी फूलों को पहचानता हूँ। क्या महामहिम ने पहली बार इस तरह के फूल देखने वाले भोज की मेज़बानी की है? क्या इसीलिए आप इसे सरल रखना चाहती हैं? ये शर्मनाक होगा अगर कोई सवाल का जवाब न दे पाए। बात करना बंद करो, सुनो शाही उपपत्नी को क्या कहना है। शाही उपपत्नी श्याओ सभी की प्रतिक्रिया से हैरान नहीं हुई और कहा, चपरासी की किस्म का अनुमान लगाना वास्तव में काफ़ी सरल है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति केवल एक गमले का अनुमान लगा सकता है। कुलीन महिलाएं जो भाग लेना चाहती हैं वे लॉटरी में भाग ले सकती हैं। केवल शीर्ष 10 ही भाग ले सकती हैं। यदि शीर्ष 10 में से कोई व्यक्ति अनुमान नहीं लगा सकता है तो स्वाभाविक रूप से बाद वाले के लिए विकल्प होंगे। शाही उपपत्नी श्याओ ने जैसे ही बात की, उन्होंने दाई को आंख मारी। दाई समझ गई और बांस की छड़ियों से भरी एक बांस की ट्यूब मेज पर ले गई। जो भी लड़कियां भाग लेना चाहती थीं उन्होंने ट्यूब से एक बांस की छड़ी निकाली। दाई नव्या के पास गई, लेकिन नव्या ने अपना हाथ हिला दिया। वह फूल देखने के लिए इतनी भयंकर प्रतियोगिता में भाग लेने की जहमत नहीं उठा सकती थी। दाई फिर बैंक्वेट हॉल में गई और उसके चारों ओर घूमी। बांस की ट्यूब में बहुत कम बांस की छड़ियां बची थीं। बची हुई बांस की छड़ियों की जांच करने के बाद दाई ने शाही उपपत्नी श्याओ को बताया कि 1 से 10 तक की सभी छड़ियां निकाल ली गई हैं। लॉटरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुलीन महिलाएं जिन्होंने 1 से 10 तक की लॉटरी निकाली थी वे आगे बढ़ीं और केंद्र में गईं। 10 ने मिलकर शाही उपपत्नी श्याओ को नमन किया। शाही उपपत्नी श्याओ ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि आपने शीर्ष 10 में जगह बना ली है तो जाए और फूलों की प्रशंसा कीजिए। नव्या ने 10 लोगों पर एक नज़र डाली। उनमें से वह 2 को पहचान गई, शियांग हेंग और जियांग किली। शाही उपपत्नी श्याओ ने आगे कहा, वैसे मैं आपको जो पुरस्कार दूंगी वे सभी लकी बैग के रूप में वितरित किए जाएंगे। यदि आप इन लकी बैग के अंदर के उपहार नहीं चाहते हैं तो आप उन्हें एक इच्छा के बदले मेरे पास ला सकते हैं। नव्या थोड़ी मुस्कुराई, जबकि शियांग हेंग ने थोड़ी घबराहट के साथ नव्या की ओर देखा। पिछली लॉटरी के दौरान दाई ने विशेष रूप से शियांग हेंग को एक लॉटरी निकालने के लिए कहा था, इसलिए शियांग हेंग जानती थी कि नव्या ने इसकी व्यवस्था की थी। अब जब शाही उपपत्नी श्याओ ने कहा कि एक उपहार से एक इच्छा पूरी हो सकती है तो शियांग हेंग और भी भावुक हो गई। उसकी मदद करने का नव्या का वादा वास्तव में केवल खोखले शब्द नहीं थे।
मिस शियांग, आपने नंबर 1 निकाला है, इसलिए आप शुरू कर सकती हैं। दाई ने चपरासी के गमलों में से एक का ढक्कन उठाने के लिए शियांग हिंग का मार्गदर्शन किया। दाई उस प्रकार के चपरासी की ओर इशारा कर रही थी जिसकी प्रशंसा करना सबसे आसान था। ये 10 गमले चपरासी के सभी दुर्लभ किस्में हैं और वास्तव में इनकी प्रशंसा करना काफ़ी आसान है मिस, आपने पहले भी काफ़ी कुछ देखे होंगे, इसलिए मुझे यकीन है कि इस तरह के फूल की प्रशंसा आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। शियांग हिंग समझ गई और चपरासी के गमले को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि उसके बगल से हवा का एक झोंका गुजरता हुआ प्रतीत हुआ। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसके बगल वाले चपरासी के गमले का रेशमी कपड़ा उड़ गया। शियांग हिंग वहीं जम गई। यह क्या हो रहा था? प्रतियोगिता में बाधा और एक अप्रत्याशित मदद। जिस चपरासी का अनावरण किया गया था, उसके सफ़ेद मुकुट के आकार के फूल थे। बाहरी पंखुड़ियां अपेक्षाकृत बड़ी थीं, जबकि आंतरिक पंखुड़ियां महीन और जुरीदार थीं, जो एक गोलाकार आकार बनाने के लिए ऊंची परत वाली थीं, जिसके आधार पर एक बैंगनी रंग का रंग था। जब फूल पहली बार खिलता है तो ये हरा सफ़ेद होता है, और जब ये पूरी तरह खिलता है तो ये बर्फ और जैड की तरह शुद्ध सफ़ेद होता है। शियांग हिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ऐसा कीमती चपरासी का फूल पहले कभी नहीं देखा था, और वह निःशब्द हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किस तरह का फूल है। वह पूरी तरह से अवाक रह गई। वह निराश भी थी, इतना अच्छा मौका बर्बाद हो गया था। शियांग हिंग ने माफ़ी भरी आंखों से नव्या की ओर देखा। नव्या के लिए उसके लिए इतना कुछ करना वास्तव में कठिन था, लेकिन उसे चपरासी के फूल की उत्पत्ति के बारे में भी नहीं पता था। नव्या की नज़र शियांग हिंग के पास से गुजरी और जियांग किली पर जा टिकी। उस पल में दूसरे इसे नहीं देख पाए, लेकिन उसने देखा। वह अजीब हवा साफ तौर पर जियांग किली द्वारा अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग करने के कारण हुई थी। जियांग किली ने जानबूझकर ऐसा किया था। जियांग किली ने अपनी आंखें सिकुड़ी और शियांग हिंग से कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये फूल पहले ही जारी किया जा चुका है, तो बताओ मुझे, ये किस प्रकार का है? तुम नहीं जानती हो, है ना? अगर तुम नहीं जानती हो तो नीचे जाओ। यहाँ सभी का समय क्यों बर्बाद कर रही हो? जियांग किली के इतना कहते ही बाकी लोगों ने भी उसकी भावनाओं का समर्थन किया। शियांग हिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने होंठ चबाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तीसरी बहन, घबराओ मत, बस वही करो जो मैं कहती हूँ, नव्या ने धीरे से कहा, लेकिन वह टेलीपैथी के माध्यम से सीधे शियांग हिंग से बात कर रही थी। शियांग हिंग हैरान थी, लेकिन उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। वह नहीं जानती थी कि नव्या ने दूर से उसके साथ कैसे संवाद किया, लेकिन वह जानती थी कि वह बच गई है। उसका रंग धीरे धीरे सुधरा और उसने धीरे से कहा, यह चपरासी के फूल की एक दुर्लभ किस्म है, जिसे व्हाइट स्नो टॉवर कहा जाता है, जिसका मूल नाम जेड टॉवर स्प्रिंग है। जेड टॉवर स्प्रिंग 1000 पंखुड़ियों वाला सफ़ेद फूल है। ये लंबा होता है, जेड स्टीम्ड बन जैसा दिखता है और टॉवर का आकार होता है। यह उसी तरह का चपरासी का फूल है जिसका वर्णन किया जा रहा है। जियांग किली के चेहरे के भाव गहरे हो गए। उसने सोचा था कि शियांग हिंग को शायद ही पता होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शियांग हिंग सही अनुमान लगा लेगी। बिल्कुल सही, मिस शियांग सही कह रही हैं। पहला लकी बैग जीतने पर बधाई। नानी ने तुरंत आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक लकी बैग पेश किया। धन्यवाद नानी। शियांग हिंग बेहद आभारी थी और उसने सम्मानपूर्वक लकी बैग स्वीकार कर लिया। नव्या ने राहत की सांस ली। जहां तक दूसरों द्वारा इसकी सराहना करने की बात है, उसे कोई परवाह नहीं थी। जब तक शियांग हिंग को ये लकी बैग मिल जाता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नानी ने फिर बाकी बची हुई कुलीन महिलाओं को चपरासी के फूलों की सराहना करने के लिए मार्गदर्शन किया। अगर कोई ऐसा फूल होता जिसकी वह सराहना नहीं कर पाती, तो अगली युवा महिला उसकी जगह ले लेती। जल्द ही सभी 10 चपरासी के गमलों के रहस्य उजागर हो गए। वेइजी, झाओ फेन, याओ हुआंग, युनजिन, जी इरकियाओ, यूई हुआंग, किंग लोन वो मोची, डल्लू, जियुजुई गुइफी और साथ ही पहले उल्लिखित बाइजूटा मिलाकर कुल 10 गमले बनाते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक बहुत ही कीमती किस्म है। चपरासी के 10 गमलों की सभी ने सराहना की है। जो रुचि रखते हैं वे उन्हें करीब से निहार सकते हैं, कंसोर्ट शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। ये 10 उपहार पहले ही दिए जा चुके हैं और आने वाले समय में और भी कई अप्रत्याशित आश्चर्य होंगे। कंसोर्ट शियाओ ने बात करते हुए नानी को हाथ हिलाया। नानी ने कई महल के सेवकों को चपरासी के 10 गमलों को एक तरफ ले जाने और उन्हें कार्यक्रम स्थल के विभिन्न कोनों में रखने का निर्देश दिया, ताकि हर कोई इन कीमती चपरासी के फूलों को किसी भी समय देख सके। कंसोर्ट शियाओ इस व्यवस्था से बहुत संतुष्ट थी। ठीक जब सभी को लगा कि अब करने को कुछ नहीं है और फूल देखने का ये भोज उबाऊ होने वाला है, तभी एक तीखी आवाज़ गूंजी, सम्राट पधार रहे हैं। सम्राट जिंगशुआन का आना वहां मौजूद महिलाओं के लिए अप्रत्याशित था। शाही उपपत्नी शाओ के नेतृत्व में सभी महिलाएं सम्राट जिंगशुआन के आगमन का स्वागत करने के लिए खड़ी हो गईं।
शाही उपपत्नी श्याओ सभापति की सीट से बाहर आई और राजकुमारी युनलान और नव्या को अपने साथ मंच के नीचे चलने का इशारा किया ताकि वे सामने से आ रहे सम्राट जिंगशुआन और उनके दल का स्वागत कर सकें। सम्राट जिंगशुआन महल के सेवकों के साथ नहीं बल्कि कुलीन परिवारों के युवा लोगों के एक समूह के साथ आए थे। इन कुलीन लोगों के अलावा शौर्यवर्धन भी उपस्थित थे। महामहिम, मैं अपना सम्मान प्रस्तुत करती हूँ। महामहिम को असीम आशीर्वाद मिले। जब सम्राट जिंगशुआन आए तो शाही उपपत्नी श्याओ ने जल्दबाजी में झुककर उन्हें नमन किया। उनकी आवाज़ पानी की तरह कोमल और आकर्षक थी जो पिघल सकती थी। ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, महामहिम कृपया उठें। सम्राट जिंगशुआन की आवाज़ भी काफ़ी कोमल थी। मैं अचानक आ गया और मुझे उम्मीद है कि मैंने सभी के आनंद में कोई बाधा नहीं डाली होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? शाही उपपत्नी श्याओ ने मुस्कुराते हुए कहा। महामहिम के यहाँ होने से इस चपरासी भोज को अंततः सार्थक माना जा सकता है। उपस्थित कुलीन महिलाएं महामहिम के मुखमंडल को देखने में सक्षम होने के लिए धन्य हैं। शाही उपपत्नी हमेशा इतनी वाक्पटु होती है। सम्राट जिंगशुआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, काफी संतुष्ट। शाही उपपत्नी श्याओ ने सम्राट जिंगशुआन को घेरे हुए लोगों के समूह पर एक नज़र डाली और मुस्कुराते हुए पूछा, महामहिम, ऐसा लगता है कि आप आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इतने सारे प्रतिभाशाली युवा आपके साथ आए हैं। आप निश्चित रूप से शुरू से ही इसकी योजना बना रहे थे। मैं इसे आपसे नहीं छिपा सकता। सम्राट जिंगशुआन खुशी से मुस्कुराए। अदालत का माहौल हाल ही में वास्तव में दमनकारी रहा है। कंसोर्ट का फूल देखने वाला भोज बिल्कुल सही समय पर है। मैं आकर आपका समर्थन कैसे नहीं कर सकता। महामहिम, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। शाही उपपत्नी बेहद आभारी थी। युनलान और नव्या भी यहाँ हैं। सम्राट जिंगशुआन शाही उपपत्नी श्याओ के दोनों ओर मुड़े और स्वाभाविक रूप से राजकुमारी युनलान और नव्या को उनके बगल में देखा। आपकी प्रजा महामहिम का अभिवादन करती है। यह विनम्र महिला महामहिम का अभिवादन करती है। राजकुमारी युनलान और नव्या ने भी सम्राट जिंगशुआन को अपना सम्मान प्रस्तुत किया। जिस क्षण से सम्राट जिंगशुआन प्रकट हुए, नव्या ने शौर्यवर्धन को देखा और इसी तरह शौर्यवर्धन की नज़र नव्या पर टिकी रही। औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। सम्राट जिंगशुआन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। ठीक है, अब यहाँ खड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर कोई कृपया अपनी सीटों पर लौट आएं। हाँ, शाही उपपत्नी श्याओ ने जवाब दिया। फिर सम्राट जिंगशुआन से कहा, महामहिम कृपया बैठें। सम्राट जिंगशुआन ने सिर हिलाया और ऊंचे चबूतरे की ओर मुड़ गए। शाही उपपत्नी श्याओ सम्राट जिंगशुआन द्वारा लाए गए समूह की ओर मुड़ी और बोली, कृपया अपनी सीटें लें सज्जनों। मैंने आगे की पंक्ति खाली कर दी है जो आप सभी को समायोजित करने में सक्षम होनी चाहिए। धन्यवाद महामहिम, भीड़ ने अपना आभार व्यक्त किया। शाही उपपत्नी श्याओ ने फिर शौर्यवर्धन की ओर देखा और कहा, राजकुमार शौर्य, आपको वहां बैठने की आवश्यकता नहीं है। नव्या के बगल में अभी भी एक खाली सीट है। आप दोनों की सगाई हो चुकी है, इसलिए यह उचित ही है कि आप दोनों एक साथ बैठें। धन्यवाद महामहिम। शौर्यवर्धन इससे अधिक की कामना नहीं कर सकते थे। शाही उपपत्नी श्याओ ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर मुड़ी और सम्राट जिंगशुआन के पीछे पीछे ऊंचे चबूतरे पर सभापति की सीट पर बैठने के लिए चली गईं। जल्द ही सभी लोग बैठ गए। कार्यक्रम के अगले भाग के शुरू होने की प्रतीक्षा करने लगे। जब जियान किली ने दूर से शौर्यवर्धन को देखा तो उसकी आंखें पहले तो चमक उठीं, लेकिन फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे पता था, कोई आश्चर्य नहीं कि नव्या इतनी जानी पहचानी लग रही थी। वह वही महिला निकली। जियान किली नव्या के बारे में सोचकर शिनफेंग टाउन में सहे गए अपमान को याद करने से खुद को नहीं रोक पाई और उसे बहुत बुरा लगा। उसने दूर से नव्या को घूरा। नव्या और शौर्यवर्धन को हाथ में हाथ डाले ऊंचे चबूतरे पर चलते हुए देखा। उसकी आंखों से मानो आग बरस रही थी। उसने नव्या को इसकी कीमत चुकाने की कसम खाए। चपरासी भोज का आयोजन। नव्या सिहर उठी और अपने कदमों में थोड़ा रुक गई। क्या बात है? शौर्यवर्धन ने हाथ बढ़ाया और उसे सहारा देते हुए चिंता से पूछा। नव्या मुस्कुराए और अपना सिर हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं। उसे अचानक थोड़ा असहज महसूस हुआ था। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसकी नज़र उस जगह पर गई जहां जियान किली थी और वह हल्का सा मुस्कुराए। वह अच्छी तरह जानती थी कि शौर्यवर्धन के आते ही जियान किली उसे पहचान लेगी। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? शाही उपपत्नी श्याओ जियान किली को महारानी को परेशान करने के लिए बलि का बकरा बनाना चाहती थी, लेकिन वह भले ही ये केवल शियांग जुआन का गुस्सा निकालने के लिए हो, वह जियान किली को सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। शौर्यवर्धन ने नव्या को उसकी सीट पर बैठने में मदद की और जब उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्होंने पाया कि बाकी सभी लोग पहले ही बैठ चुके थे। गाना बजाना लाओ, संगीत बजाओ, शाही उपपत्नी श्याओ ने आदेश दिया। इसके तुरंत बाद संगीतकार संगीत बजाने के लिए आगे आए और नर्तक नृत्य करने और मनोरंजन करने के लिए आगे आए और फूलों को देखने वाला भोज जल्दी ही गायन और नृत्य के साथ हलचल भरी समृद्धि के दृश्य में बदल गया।
नव्या को गायन और नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह संगीत के प्रति उदासीन थी। उसे केवल अपने सामने फलों और पेस्ट्री की प्लेटों में दिलचस्पी थी। वह क्या सोच रही थी यह जानकर शौर्यवर्धन ने चुपचाप उसके लिए मेवे छील दिए ताकि वह उनका आनंद ले सके। क्या तुमने गौर किया है कि बहुत सी लड़कियां तुम्हें देखना पसंद करती हैं? शौर्यवर्धन के करीब आते हुए नव्या ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या? शौर्यवर्धन हैरान दिख रहे थे। इसका उनसे क्या लेना देना था? नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे पता चलता है कि तुम में बिल्कुल भी रोमांस नहीं है। क्या तुमने लड़कियों की हवस भरी नज़रें नहीं देखीं? तुम सच में बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं हो। शौर्यवर्धन चुप रहे। मेरे रोमांटिक एहसास सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। दूसरों के क्या सोचने से क्या फ़र्क पड़ता है? नव्या ने मुंह बनाया, तुम्हें बस मुझे मनाना आता है। तुमसे झूठ कौन बोल रहा है? शौर्यवर्धन को बेहद बुरा लगा। तुम हमेशा कहती कुछ और हो और तुम्हारा मतलब कुछ और होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नव्या ने अपनी नाक छुई। मुझे लगता है कि मिठाइयाँ अभी भी सबसे अच्छी हैं। चलो विषय बदलते हैं। उसका कोई गलत मतलब नहीं था, लेकिन इतने सारे लोगों द्वारा देखे जाने पर उसे ऐसा लगा जैसे वह ध्यान का केंद्र हो। उसे यह एहसास बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि जिस पल से उसने ये रास्ता चुना, ये एहसास अपरिहार्य थे। शौर्यवर्धन ने बेबसी से मुस्कुराया। वह हमेशा से ऐसी ही थी, भले ही वह बातचीत शुरू करने वाली हो, लेकिन अंत में वह हमेशा इसके बारे में बात करने से बचती थी। उसे इसकी आदत हो गई थी, इतनी आदत हो गई थी कि उसने ज़्यादा पूछने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि जब तक वह खुश थी तब तक सब ठीक था। गायन और नृत्य समाप्त होने के बाद सम्राट जिंगशुआन ने अपना गिलास उठाया और सभी को एक साथ पीने के लिए आमंत्रित किया। नव्या ने शराब ली, लेकिन शौर्यवर्धन ने इसे जूस से बदल दिया, इसलिए नव्या केवल गुस्से में शराब का गिलास नीचे रख सकी। वह बहुत कम शराब पीती है और ज़्यादा नहीं पी सकती। जब वह बहुत अधिक पीती है तो वह केवल एक ही काम करती है, सोना। निष्पक्ष होने के लिए वह काफ़ी अच्छी पीने वाली है, लेकिन शौर्यवर्धन को शायद इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि जब वह नशे में होती है तो वह कैसी होती है, क्योंकि शौर्यवर्धन के आसपास होने पर उसे एक बूंद छूने का भी मौका नहीं मिलता है। मैं, सम्राट, आप सभी के सम्मान में जाम उठाता हूँ। धन्यवाद, महामहिम। सभी लोग खड़े हो गए और सम्राट जिंगशुआन के साथ प्याला पिया। उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। महामहिम, आज यहाँ इतने सारे प्रतिभाशाली युवा और कुलीन महिलाओं के होने पर क्या हमें कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? शराब के कुछ दौर के बाद शाही उपपत्नी शाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। अलग? सम्राट जिंगशुआन को दिलचस्पी होने लगी। महामहिम, उपस्थित सभी लोग प्रतिभाशाली पुरुष और सुंदर महिलाएं हैं। मुझे लगता है कि हमें इस अवसर का लाभ उठाकर कुछ सार्थक गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए। शाही उपपत्नी शाओ ने मुस्कुराते हुए और सम्राट जिंगशुआन की ओर सिर हिलाते हुए कहा। ओह, क्या शाही उपपत्नी के पास कोई अच्छे विचार हैं? सम्राट जिंगशुआन ने एक भौं उठाए और पूछा। विवाह प्रस्ताव और प्रतिभा प्रदर्शन। महामहिम, मुझे लगता है कि अप्रैल का मध्य हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ष महल में कोई खुशी का अवसर नहीं आया है। आप आज मेरे साथ मिलकर मध्यस्थ की भूमिका क्यों नहीं निभाते और कुछ जोड़ों को मिलाने में मदद क्यों नहीं करते? शाही उपपत्नी शाओ ने कोमलता से कहा। विवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए सम्राट जिंगशुआन को दिलचस्पी होने लगी। वास्तव में वह इस मामले पर पहले ही शाही उपपत्नी शाओ के साथ चर्चा कर चुके थे और दोनों बहुत पहले ही आम सहमति पर पहुंच चुके थे। तथ्य यह है कि उन्होंने अब इसे सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया है। ये केवल सभी के सुनने के लिए एक विनम्र टिप्पणी थी। महामहिम, मैं सोच रही थी कि दरबारी अधिकारियों की जिन कुलीन महिलाओं को मैंने आमंत्रित किया है वे सभी उत्कृष्ट चरित्र और रूप रंग की हैं, और महामहिम ने दरबारी अधिकारियों के पुत्रों को भी आज यहाँ उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया है। ये सब भाग्य का खेल है। चूंकि हम भाग्य को महत्व देते हैं तो चलिए भाग्य से ही शुरुआत करते हैं, है ना? शाही उपपत्नी शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। शाही उपपत्नी जो कहती हैं वह अनुचित नहीं है। सम्राट जिंगशुआन ने सिर हिलाया और कहा, उस स्थिति में मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। आज शाही उपपत्नी का ही अंतिम निर्णय होगा। धन्यवाद, महामहिम। शाही उपपत्नी शाओ ने सिर हिलाया, फिर अपने बगल में खड़ी औपचारिक मामलों के निदेशालय की महल की दासी को सिर हिलाया। शांघाई आगे बढ़ी और सख्त चेहरे के साथ सभी से बोली, सज्जनों और देवियों, आज महामहिम शाही उपपत्नी ने आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया है जिसका उद्देश्य अच्छे विवाहों को सुविधाजनक बनाना है। जैसे ही शांघाई ने अपनी बात पूरी की, वहां उथल पुथल मच गई। केवल शाही उपपत्नी शाओ ही अच्छे विवाह को बढ़ावा देने जैसी बात कहने की हिम्मत कर सकती थीं। यहाँ तक कि महारानी की सामान्य दावतों में भी जब उनका इरादा किसी को विवाह का प्रस्ताव देने का होता था तो वह बहुत ही सूक्ष्मता से बात करती थीं। सज्जनों, यदि आप में से किसी के पास यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वह प्यार करता है तो कृपया अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें। आज आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। महामहिम ने कहा है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों का अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए स्वागत है।
हमारी शाही उपपत्नी को उम्मीद है कि हर कोई बहादुरी से अपनी खुशी का पीछा करेगा। बेशक, भले ही यह एक तयशुदा शादी हो, इसके लिए आपसी स्नेह की आवश्यकता होती है। महामहिम और शाही उपपत्नी मध्यस्थ के रूप में कार्य करने को तैयार हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं होगी, शांगई ने धैर्यपूर्वक कहा। उधर शांगई अभी भी बात कर रही थी, लेकिन नव्या की भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं। क्या हुआ? शौर्यवर्धन ने पूछा। कुछ नहीं, नव्या ने अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में जो कहना चाहती थी वह ये था कि यह शांगई सचमुच बहुत लंबी बात कर रही थी। कुछ सरल शब्द चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझा सकते थे, तो शांगई ने इतनी देर तक बात क्यों की? लेकिन वह और शौर्यवर्धन सम्राट जिंगशुआन और शाही उपपत्नी श्याओ के बहुत करीब थे, इसलिए उसने लापरवाही से कुछ भी न कहने का फैसला किया। संक्षेप में, शांगई ने लंबी बात की, लेकिन ये सब 2 बिंदुओं पर आकर सिमट गया। यह एक मैचमेकिंग इवेंट है। अंतर यह है कि पुरुष और महिला दोनों को चुनने का अधिकार है। पहला, वे अपनी प्रतिभा दिखाकर दूसरे पक्ष का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते, वे स्वेच्छा से दूसरे पक्ष को एक निशानी दे सकते हैं, और यदि सफल होते हैं तो वे शाही उपपत्नी श्याओ और सम्राट जिंगशुआन के पास शाही फरमान का अनुरोध करने आ सकते हैं। नव्या ने चुपचाप सोचा कि यह सब उसका काम नहीं होना चाहिए। शाही उपपत्नी श्याओ ने उसे यहाँ मुख्य रूप से अंतिम कारण से रखा था। नव्या ने मन ही मन आह भरी। भले ही वह शाही उपपत्नी श्याओ की मदद नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह इस बारे से बच नहीं सकती थी। इस क्षण शांगई ने आखिरकार अपनी बात पूरी की और उसके बाद प्रतिभा प्रदर्शन शुरू हुआ। सज्जनों और देवियों, मैं बस इतना ही कहना चाहती थी। अब कृपया आगे आएं। मुझे आश्चर्य है कि कौन सा सज्जन या महिला सबसे पहले आगे आना चाहेगी। शांगई ने शालीनता से भीड़ को नमन करते हुए कहा, मैं यहाँ सबसे पहले आऊंगी। जैसे ही एक आवाज़ गूंजी, जियांग किली धीरे धीरे केंद्र में चली गई। जियांग किली का प्रदर्शन। जियांग किली के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, लेकिन उसकी नज़रें शौर्यवर्धन पर टिकी थीं। नव्या ने अपना माथा छुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि जियांग किली से निपटने के लिए शाही उपपत्नी श्याओ ने जो भी योजनाएं बनाई थीं, वे अब शायद बेकार हो गई हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा मुसीबत को न्योता देना पसंद होता है, जैसे जियांग किली। राजधानी पहुंचने पर जियांग किली ने सम्राट जिंगशुआन और शाही उपपत्नी श्याओ का अभिवादन किया और कहा, यह विनम्र महिला जियांग किली, महामहिम और महामहिम शाही उपपत्नी श्याओ का अभिवादन करती है। मिस जियांग। सम्राट जिंगशुआन ने एक भौं उठाई, काफ़ी आश्चर्यचकित। जियांग किली ने जवाब दिया, हाँ महामहिम, मैं जियांग परिवार की दूसरी युवा महिला हूँ। सम्राट जिंगशुआन ने समझदारी से सिर हिलाया और कहा, मैंने तुम्हारे पिता को पहले ये कहते सुना था कि तुम, तुम्हारी सबसे बड़ी बहन और तुम्हारी तीसरी बहन इस वसंत में जियांग परिवार में लौट आए हो। तुमने इतने सालों में संप्रदाय में काफ़ी कष्ट सहे हैं। पिताजी ने ये सब हमारी भलाई के लिए किया था, जियांग किली ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कभी कड़वाहट महसूस नहीं की। इन अनुभवों के कारण ही मैं आज बेहतर जीवन जी पा रही हूँ। ये सही है। सम्राट जिंगशुआन दिल खोलकर हंसे। क्या तुम कोई प्रतिभा दिखाने जा रही हो, या तुम किसी उपयुक्त पति की तलाश में हो? मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें कौन सा युवक पसंद आया है। जियांग किली ने शर्माते हुए कहा, महामहिम, यह विनम्र महिला पहले अपनी प्रतिभा दिखाना चाहेगी। बहुत खूब। सम्राट जिंगशुआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगर ऐसी बात है तो तुम शुरू कर सकती हो। संगीतकार, तैयार हो जाओ। बस संगीतकारों को बताओ कि मिस जियांग को किस तरह के संगीत की आवश्यकता है। महामहिम, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सम्राट की जय हो, जियांग किली ने कोमलता से कहा। उसने शौर्यवर्धन और नव्या की दिशा में देखा और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। मेरा पीपा लाओ। जियांग किली ने संगीतकार को कोई संगीत बजाने के लिए नहीं कहा, इसके बजाय उसने अपनी सेवा कर रही महल की दासी को अपना पीपा लाने का आदेश दिया। जियांग किली प्रवेश द्वार पर गई और अपने पीपा के आने का इंतजार करने लगी। जल्द ही एक महल की दासी पीपा ले आए। जियांग किली ने अपना बाहरी लबादा उतारकर दासी के हाथ में फेंक दिया, फिर महल की दासी से पीपा ले लिया। तभी सभी ने ध्यान दिया कि जियांग किली ने अपना बाहरी लबादा उतार दिया था, जिससे उसके नीचे एक सचमुच शानदार पोशाक दिखाई दे रही थी। इसके अलावा इस पोशाक ने उसके उभारों को पूरी तरह से निखारा और जियांग किली के उत्कृष्ट रूप को प्रदर्शित किया। एक महल की दासी फिर आगे बढ़ी और जियांग किली की कमर के चारों ओर बंधनों से सजी एक रिबन बांधी। अपना पीपा पकड़े हुए जियांग किली ने अपना सिर झटके से पीछे किया और उसके लंबे बाल हवा में उड़ने लगे, एक ऐसा इशारा जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। भीड़ में एक आह की लहर दौड़ गई और सभी को जियांग किली की हरकत पूरी तरह से मनमोहक लगी। जियांग किली मंच पर प्रवेश करते समय तनाव मुक्त, शालीन और शांत दिख रही थी। उसने पीपा पकड़ रखा था और धीरे से तारों को छेड़ रही थी। एक पल के लिए हवा में स्वर्गीय संगीत भर गया, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। पीपा बजाते हुए वह शान से नाच रही थी, जैसे कोई ड्रैगन हवा में उड़ रहा हो, और आकर्षक आकर्षण के साथ झूम रही थी।
उसकी कमर से लटकी घंटियां उसके हिलने डुलने पर बज रही थीं, जिससे एक अनोखा और मनमोहक दृश्य बन रहा था। अचानक वह रुकी, फिर अपने कूल्हों को झटके देते हुए घूमी और रिवर्स पीपा चाल का प्रदर्शन किया। पूरा दर्शक वर्ग दंग रह गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। ये रिवर्स पीपा नृत्य डुनहुआन कला का सबसे सुंदर नृत्य है। ये जोरदार और सुशोभित, तेज और सामंजस्यपूर्ण है। पीपा बजाना वास्तव में संगीत बजाना और नृत्य करना दोनों है। उत्कृष्ट वादन कौशल और अद्भुत नृत्य कौशल जियांग किली को और भी सुरुचिपूर्ण और आकर्षक बनाते हैं। इसके अलावा जियांग किली मूल रूप से बहुत आकर्षक थी, जिसने लोगों को पागल कर दिया। वाह! किसी ने चिल्लाया और फिर चारों ओर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जियांग किली की अप्रत्याशित मांग। नव्या का मुंह खुला का खुला रह गया और वह एक पल के लिए सन्न रह गई। क्या उस मंच पर मौजूद जियांग किली वास्तव में वही अनुचित जियांग किली थी जिसे वह जानती थी? उसे शांत होने के लिए कुछ खाने की जरूरत थी। ये बहुत भयानक था। शौर्यवर्धन ने नव्या को सेब का एक टुकड़ा दिया, जिसे नव्या ने बिना झिझक खा लिया। जियांग किली शान से रुकी, घुटनों के बल बैठी और सम्राट जिंगशुआन और शाही उपपत्नी श्याओ को नमन करते हुए बोली, महामहिम और शाही उपपत्नी श्याओ, मैं पीपा नृत्य के अपने खराब प्रदर्शन के लिए क्षमा मांगती हूँ। सम्राट जिंगशुआन और शाही उपपत्नी श्याओ अभी भी सदमे में थे और उन्हें होश नहीं आया था। जियांग किली के बोलना बंद करने के बाद ही सम्राट जिंगशुआन को होश आया। बहुत बढ़िया, सम्राट जिंगशुआन ने प्रशंसा की। मिस जियांग वास्तव में एक छुपी हुई प्रतिभा हैं। महामहिम मेरी चापलूसी कर रहे हैं, जियांग किली ने शर्माते हुए कहा। शाही उपपत्नी श्याओ का चेहरा बहुत बदसूरत था। जियांग किली प्रदर्शन करने के लिए सबसे पहले कूदने वाली थी और उसने तुरंत महफिल लूट ली। अब और कौन कोई प्रतिभा दिखाने की हिम्मत करेगा? ये जियांग किली स्पष्ट रूप से यहाँ परेशानी खड़ी करने आई है। शाही उपपत्नी श्याओ बेहद नाराज थी। राजकुमारी युनलान भी सन्न रह गई। जियांग किली के प्रदर्शन का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। हालांकि उसके नृत्य कौशल भी अच्छे थे, लेकिन जियांग किली का नृत्य अनूठा था और भले ही उसका नृत्य अद्भुत हो, लेकिन शायद ये जियांग किली के पीपा नृत्य की तुलना नहीं कर सकता था। राजकुमारी युनलान को निराशा महसूस हुई और उसने शाही उपपत्नी श्याओ को माफी भरी नज़र से देखा। उसे डर था कि इस बार वह शाही उपपत्नी श्याओ की मदद नहीं कर पाएगी। शाही उपपत्नी श्याओ ने राजकुमारी युनलान की ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह समझ गई है। शाही उपपत्नी श्याओ द्वारा राजकुमारी युनलान को देखने के बाद वह नव्या की ओर मुड़ी। नव्या अपने सदमे से उबर चुकी थी और उसने अपने खाने के शौकीन स्वभाव को बनाए रखना जारी रखा। शाही उपपत्नी श्याओ ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी प्रतिभा या कौशल के लिए नव्या पर भरोसा नहीं कर सकती थी। दूसरी मिस का पीपा नृत्य वास्तव में आश्चर्यजनक है। अब कोई और प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं करेगा। शाही उपपत्नी श्याओ ने यह बात आराम से कही। जियांग किली ने अपनी आंखें झपकाईं, दुखी दिखते हुए बोली, क्या महामहिम का मतलब है कि मैंने कुछ गलत किया है? बेशक नहीं। शाही उपपत्नी श्याओ अप्रसन्न थी, लेकिन सतह पर वह बेहद शांत रही। दूसरी मिस के उत्साही प्रदर्शन ने हमें इतनी शानदार शुरुआत दी। मैं बहुत आभारी हूँ। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ कि तुमने कुछ गलत किया है? जियांग किली ने राहत की सांस ली और कहा, तो इस विनम्र महिला को आपकी प्रशंसा के लिए महामहिम को धन्यवाद देना चाहिए। वह मासूमियत से मुस्कुराई, लेकिन अपने दिल में वह शाही उपपत्नी श्याओ को तुच्छ समझ रही थी। जियांग किली शाही उपपत्नी श्याओ के इरादों को पूरी तरह समझ गई थी। आज महल में प्रवेश करने से पहले महारानी ने उसे निर्देश दिया था कि शाही उपपत्नी श्याओ महारानी से आगे निकलना चाहती है, लेकिन शाही उपपत्नी श्याओ को यह एहसास नहीं है कि एक उपपत्नी सिर्फ एक उपपत्नी होती है। महारानी के बराबर उल्लेख किए जाने का सपना देखना केवल ख्याली पुलाव था। जियांग किली अच्छी तरह जानती थी कि उसके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। क्या ये शाही उपपत्नी श्याओ के जीवन को कठिन बनाना नहीं था? चूंकि शाही उपपत्नी श्याओ नव्या और राजकुमारी युनलान की इतनी परवाह करती है, तो स्वाभाविक रूप से वह नव्या और राजकुमारी युनलान को भी नहीं छोड़ेगी। शाही उपपत्नी श्याओ सम्राट जिंगशुआन की ओर मुड़ी और बोली, महामहिम, मिस जियांग ने भोज के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित किया है, इसलिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। महामहिम, आपको क्या लगता है कि हमें उन्हें क्या इनाम देना चाहिए? सम्राट जिंगशुआन ने अपनी भौहें सिकुड़ी। जियांग किली के हस्तक्षेप से सचमुच आश्चर्यचकित थे। दूसरी मिस, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? सम्राट जिंगशुआन ने जियांग किली से पूछा। कोई भी इनाम स्वीकार्य है। जियांग किली ने पलक झपकाए और सम्राट जिंगशुआन से पूछा। सम्राट जिंगशुआन धीरे से हंसे और बोले, मैं जो कर सकता हूँ वह निश्चित रूप से कर सकता हूँ। जियांग किली थोड़ा मुस्कुराए और बोली, महामहिम, जो मैं चाहती हूँ वह आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे वह चाहिए। जियांग किली ने जिस दिशा में इशारा किया था वह वास्तव में वही दिशा थी जहां शौर्यवर्धन और नव्या बैठे थे। भीड़ में एक साथ हाँफने की आवाज़ गूंज उठी, जिसके बाद पूरी तरह सन्नाटा छा गया।
सम्राट जिंगशुआन खाली नजरों से उस दिशा में देखते रहे जहां जियांग किली इशारा कर रही थी, और उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। ये जियांग किली वास्तव में सोचने की हिम्मत करती है, वह वास्तव में शौर्यवर्धन को चाहती है। शाही उपपत्नी श्याओ का चेहरा भी पीला पड़ गया। जियांग किली को सचमुच कोई शर्म नहीं है। खास नव्या दंग रह गई जब उसने देखा कि सबकी नज़रें उसी पर टिकी थीं। उसने अभी तक अपना नाश्ता नहीं निगला था। फिर उसने जियांग किली की ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि जियांग किली ने अभी क्या कहा था। उसके गले में खाना अटक गया। शौर्यवर्धन ने जल्दी से नव्या को एक गिलास पानी दिया, उसकी पीठ थपथपाई ताकि उसे सांस लेने में मदद मिल सके, आराम से। उनकी इस बेपरवाह बातचीत ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। जियांग किली के हाव भाव कई बार बदले। उसने अपना हाथ वापस खींचा और सम्राट जिंगशुआन की ओर मुड़कर बोली, महामहिम, चूंकि आप मुझे पुरस्कृत करना चाहते हैं, इसलिए मेरे अनुरोध को पूरा करना मुश्किल नहीं है। क्या महामहिम मेरा अनुरोध स्वीकार करेंगे? सम्राट जिंगशुआन के होंठ फड़फड़ाए और उनका चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन वह जो चाहते थे उसे पहले ही कह चुके थे, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जियांग किली को क्या जवाब दें। इस समय शाही उपपत्नी श्याओ बोल पड़ी, दूसरी मिस जियांग, जैसा कि मैंने पहले कहा था, विवाह भाग्य और आपसी सहमति का विषय है। क्या आपकी मांगें कुछ ज्यादा नहीं हैं? यह अनुरोध अत्यधिक कैसे है? जियांग किली ने पहले चपरासी के फूलों की प्रशंसा करने से जीता हुआ लकी बैग निकालते हुए कहा। ओह, सही है महामहिम, आपने पहले कहा था कि इस लकी बैग का उपयोग किसी इच्छा को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। तो क्या मेरे लिए ऐसी इच्छा को पूरा करने के लिए 2 वस्तुओं को संयोजित करना संभव नहीं है? शाही उपपत्नी श्याओ इतनी निराश थीं कि वे बोल भी नहीं पाईं। वह कैसे कल्पना कर सकती थी कि कोई महिला इतनी बेशर्म हो सकती है? सार्वजनिक रूप से ऐसा अपमानजनक बयान देना। वह शौर्यवर्धन को चाहती है। क्या मजाक है? उसे शौर्यवर्धन क्यों चाहिए? नव्या ने अपने हाथों से टुकड़े झाड़े, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या बात है? शौर्यवर्धन को कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है। उनकी नज़रें सिर्फ नव्या पर थीं और वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि मैदान में क्या चल रहा है। उन्होंने नव्या से इसलिए पूछा क्योंकि उन्होंने देखा कि उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। नव्या ने उदास होकर शौर्यवर्धन की ओर देखा, उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे जब उसने कहा, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें क्या पता है? शौर्यवर्धन ने भौहें सिकोड़ी। नव्या को हंसी भी आ रही थी और वह परेशान भी थी। मुझे मत बताओ कि तुम मुझे पूरे समय से देख रहे हो और तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि इस खेल में क्या चल रहा है। शौर्यवर्धन ने नव्या की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? नव्या ने शौर्यवर्धन के सामने फलों के छिलकों के ढेर पर एक नज़र डाली, एक भौं उठाई और फैसला किया कि वह कुछ और नहीं कहना चाहती। कोई आश्चर्य नहीं कि शौर्यवर्धन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या कहा जा रहा है। उनका पूरा ध्यान उसे देखने और उसके लिए मेवे छीलने पर केंद्रित था। नव्या को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। शौर्यवर्धन। इस समय सम्राट जिंगशुआन बोले और उन्होंने शौर्यवर्धन का नाम पुकारा। महामहिम। शौर्यवर्धन ने अपना सिर झुकाया और जवाब दिया। जब शौर्यवर्धन ने ऊपर देखा तो उन्होंने पाया कि लगभग सभी की नज़रें उन पर और नव्या पर टिकी थीं। वे अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या हुआ था? सम्राट जिंगशुआन ने लाचारी से आह भरी और पूछा, शौर्यवर्धन, इस मामले पर आपके क्या विचार हैं? क्या बात है? शौर्यवर्धन ने भौहें सिकुड़ी और उलझन में पूछा। सम्राट जिंगशुआन के चेहरे के भाव अमूल्य थे। तो इतने लंबे समय तक शौर्यवर्धन के बारे में इतनी चिंता करने के बाद भी उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या चल रहा है। वे सचमुच उलझन में थे। खुली चुनौती और बेशर्मी की हद। जियांग किली का चेहरा पीला पड़ गया। उसने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया और नव्या से दिल से नफरत करने लगी। उसे लगा कि यह सब नव्या की ही चाल है। शाही उपपत्नी श्याओ मुस्कुराई, ये सोचते हुए कि जियांग किली मौत को दावत दे रही है, इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इतने सारे लोगों में से उसने शौर्यवर्धन पर ही अपनी नज़रें क्यों टिकाईं? कितनी मूर्ख है। सम्राट जिंगशुआन एक पल के लिए रुके और फिर धीरे से बोले, तुम्हें शायद न पता हो, लेकिन नव्या को तो पता होना चाहिए, है ना? सम्राट जिंगशुआन ने सीधे नव्या से यह सवाल पूछ लिया, जिससे वह और भी अधिक हताश हो गई। नव्या ने खुद की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए पूछा, महामहिम, क्या आपका मतलब है कि मुझे इसे खुद संभालना चाहिए? सम्राट जिंगशुआन ने सिर हिलाया और कहा, बेशक, तुम्हें अपने मामले खुद सुलझाने चाहिए। तो क्या मैं इसे अपनी मर्जी से सुलझा सकती हूँ? नव्या ने पूछा। सम्राट जिंगशुआन ना कहना चाहते थे, लेकिन अगर उन्होंने अधिकार नहीं छोड़ा तो नव्या जियांग किली से कैसे निपटेगी? सम्राट जिंगशुआन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम इस मामले को खुद संभालो, जैसे चाहो वैसे संभालो। ठीक है। नव्या ने सिर हिलाया और इस बात के लिए सहमत हो गई। शौर्यवर्धन ने अभी भी अपनी बाहें सिकुड़ी हुई थीं, जैसे कि इसका उनसे कुछ लेना देना हो, लेकिन वह संबंध क्या था?
जब जियांग किली अपने पिता के साथ मंच पर आई थी तो उसने स्वतः ही उसे नज़रअंदाज करना चुना था और फिर मंच की बाकी सारी चीज़ें उसकी यादों से गायब होती प्रतीत हुईं। कुछ देर सुनने के बाद जियांग किली ने बहुत असंतोष के साथ कहा, इतनी सारी बातों के बाद नतीजा क्या निकला? महामहिम, आप मुझसे किए गए वादे से मुकर नहीं सकते। सम्राट जिंगशुआन इस बात से बेहद अप्रसन्न थे कि जियांग किली ने उनसे इतने सीधे तौर पर सवाल किया था। नव्या सम्राट जिंगशुआन के लिए और मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहती थी। वह खड़ी हो गई और ठंडे स्वर में बोली, सम्राट से बात करने का क्या फ़ायदा? आओ, मुझे बताओ, तुम खुद को समझती क्या हो? क्या मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत है? जियांग किली ने अहंकार से कहा। नव्या ने अपने होठों को सिकोड़ा, कोई गुस्सा नहीं दिखाया और केवल इतना कहा, तुमने मेरा आदमी चुरा लिया है और फिर भी तुम में इतना अहंकार दिखाने की हिम्मत है। तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा आदमी? जियांग किली ने पलटकर जवाब दिया, तुम दोनों की अभी शादी भी नहीं हुई है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह तुम्हारा आदमी है? तुम बेशर्म हो। नव्या को ये बात मनोरंजक लगी। मिस जियांग, मुझे लगता है कि आपको ये याद दिलाना आवश्यक है कि बेशर्म होने का वास्तव में क्या अर्थ होता है। ये जानते हुए भी कि मेरी शौर्यवर्धन से सगाई हो चुकी है, फिर भी आप खुलेआम उन्हें चुनौती देने और यह कहने की हिम्मत करती हैं कि आपको शौर्यवर्धन चाहिए। तो क्या हुआ अगर तुम्हारी सगाई हो गई है? अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो वह तुम्हारा आदमी नहीं है। जियांग किली ने हावी होते हुए कहा, तो तुम क्या चाहती हो? सम्राट से अनुमति मांगना। सम्राट ने कहा है कि वह आज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि तुम इतनी ही सक्षम हो तो इसे मुझसे छीनने का प्रयास करो। नव्या ने हंसते हुए कहा, लेकिन मिस जियांग, आप मेरे साथ किस बात में मुकाबला करना चाहती हैं? साधना में या किसी और चीज़ में? जियांग किली के चेहरे के भाव गहरे हो गए। साधना के मामले में वह स्वाभाविक रूप से नव्या का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वह शिनफैंग टाउन में ही हार चुकी थी। प्रतिभा के बारे में क्या? उसे नव्या की पृष्ठभूमि या उसमें क्या क्षमताएं हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वह ये जरूर जानती थी कि नव्या के मुखौटे के पीछे का चेहरा लुभावनी रूप से सुंदर था। इस समय तक शौर्यवर्धन कमोबेश समझ चुके थे कि क्या हुआ था और वे निःशब्द थे। ये सचमुच एक अभूतपूर्व घटना थी। वह उठने ही वाले थे कि नव्या बैठ गई और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मुझे पहले करने दो। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह जियांग किली को मात नहीं दे सकती। शौर्यवर्धन राहत की मुस्कान के साथ मुस्कुराए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसके सीधे लंबे बालों को छुआ। उसके बालों के सिरे उनकी उंगलियों के चारों ओर लिपट गए। यह एक अनोखा और कोमल इशारा था। ये देखकर जियांग किली आग बबूला हो गई। वह उसका आदमी था, नव्या का उसके सारे स्नेह पर एकाधिकार करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चुनौती और प्रत्यारोप। नव्या, जियांग किली ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगी। जब मैंने पीपा नृत्य किया था तो तुम्हें कुछ प्रतिभा दिखानी थी, है ना? मेरे पास असली हुनर है, तो तुम्हारा क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम राजकुमार शौर्य का दिल जीत सकती हो? नव्या ने अपनी मुस्कान दबाई और जियांग किली की ओर देखा। जियांग किली ने गुस्से में पलटकर जवाब दिया, तुम हिम्मत नहीं करती? क्या तुम डरती हो? तुम्हारे पास शायद दिखाने के लिए कोई प्रतिभा ही नहीं है ना? जियांग किली ने उपहास किया। वह स्वाभाविक रूप से नव्या के साथ साधना में मुकाबला करने के लिए इतनी मूर्ख नहीं थी, लेकिन प्रतिभा के लिए अपने रिवर्स पीपा वादन के साथ उसे विश्वास नहीं था कि नव्या उससे बेहतर प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकती है। मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है। विजेता तय करने के लिए मुझे तुम्हारे साथ प्रतिभा में क्यों मुकाबला करना चाहिए? भले ही मैं तुम्हारे जितनी अच्छी न हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे उसे छोड़ना होगा। नव्या ने अपने हाथ फैलाए और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, जिससे जियांग किली इतनी क्रोधित हो गई कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। तुम्हारी मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कैसे हुई? जियांग किली इतनी देर से बात कर रही थी, लेकिन नव्या का उसके साथ मुकाबला करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो खुद को अपमानित होने से बचाने के लिए अभी आज्ञाकारी रूप से चली जाती। नव्या ने मनोरंजन के साथ कहा, मिस जियांग, दिमाग न होना एक बात है, लेकिन दूसरों को अपने साथ नीचे मत घसीटो। उसके शब्दों का तात्पर्य था कि जियांग किली मूर्ख थी और वह केवल महारानी के लिए परेशानी ही खड़ी करेगी। दुर्भाग्य से जियांग किली में अभी भी सामान्य ज्ञान की कमी थी। क्रोध और ईर्ष्या ने उसके निर्णय को धुंधला कर दिया था और उसका पिछला सारा संयम गायब हो गया था। नव्या को देखकर उसका एकमात्र विचार नव्या को निशाना बनाना था। वह नव्या को मृत देखना चाहती थी। नव्या, तुम अनुचित व्यवहार कर रही हो। जियांग किली ने गुस्से में चिल्लाया। यहाँ बाहर आओ, अभी बाहर आओ। चूंकि सम्राट चाहते हैं कि हम इसे खुद सुलझाएं, इसलिए तुम्हें कम से कम कोई असली क्षमता दिखानी चाहिए। महामहिम ने हमें इसे खुद सुलझाने के लिए कहा, लेकिन भले ही महामहिम सहमत हो जाएं, तो क्या? शौर्यवर्धन के साथ मेरी शादी भी महामहिम द्वारा प्रदान की गई थी।
क्या आप महामहिम से यह उम्मीद करती हैं कि वे पहले शादी के पिछले शाही फरमान को अमान्य कर दें और फिर आपको एक और फरमान प्रदान करें? नव्या ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। जियान किली का चेहरा बदसूरत हो गया और वह एक पल के लिए घुट गई। फिर वह थोड़ा मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं। सम्राट को शादी का पिछला शाही फरमान वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर वह एक ही समय में तुमसे शादी कर ले। जियान किली की बेशर्मी पर नव्या एक बार फिर निःशब्द रह गई। क्या वह इससे ज्यादा बेशर्म हो सकती है? जियान किली शौर्यवर्धन से शादी करना चाहती है, लेकिन क्या वह ये भी सोचती है कि क्या शौर्यवर्धन सहमत होंगे? शौर्यवर्धन लंबे समय से अपनी बुद्धि के अंत पर थे, लेकिन नव्या को अभी तक पर्याप्त मजा नहीं आया था, इसलिए वह केवल नव्या को अपनी इच्छानुसार करने दे सकते थे और फिलहाल इसे सहन कर सकते थे। मिस जियांग, आप वास्तव में विश्वास से परे बेशर्म हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि शौर्यवर्धन आपसे शादी करने को तैयार होंगे? नव्या ने अपनी जीभ पर क्लिक किया। युद्ध राजकुमार की हवेली में आप शायद एक नौकरानी बनने के योग्य भी नहीं हैं। तुम्हें युद्ध राजकुमार की हवेली में नौकरानी होना चाहिए। जियान किली ने गुस्से में कहा। बकवास बंद करो, यहाँ बाहर आओ। या तो कोई प्रतिभा दिखाओ या हम लड़ेंगे। जो जीतेगा वही फैसला करेगा। घटनास्थल पर इस बारे में काफी चर्चा हो रही थी और निश्चित रूप से तमाशा देखने वाले भी बहुत से लोग थे। क्या यह मिस जियांग बहुत अनुचित नहीं है? अरे आओ, यह मिस नौवीं कुमारी शियांग कोई ऐसी इंसान नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। खैर, इस बार एक अच्छा शो होने वाला है। तो क्या हुआ? ये राजकुमार शौर्य पूरी तरह से मिस जियू के प्यार में पागल है। मिस जियांग को इससे कुछ नहीं मिलेगा। इसके बावजूद मिस जियांग का रिवर्स पीपा प्रदर्शन वास्तव में अद्भुत था। तमाशा और अपमान। मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान पहले कभी नहीं देखा। राजकुमारी युनलान बोले बिना नहीं रह सकीं। वह व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करते हुए खरबूजे के बीज चबा रही थीं और यहां तक कि जियांग किली की दिशा में खरबूजे के बीज का छिलका भी थूक दिया। क्या राजकुमारी भी दूसरों के मामलों में दखल देना चाहती हैं? जियांग किली ने राजकुमारी युनलान को घूरा। राजकुमारी युनलान ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं हो। ओह नहीं, मेरा मतलब है, नव्या के जूते उठाने लायक भी नहीं हो। मैं तो तुम्हें स्वीकार करना भी उचित नहीं समझूंगी। जियांग किली उभर थी, लेकिन वह राजकुमारी युनलान पर अपना गुस्सा निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। राजकुमारी युनलान ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। अगर तुमने दोबारा मुझसे असम्मानपूर्वक बोलने की हिम्मत की तो मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम किसकी भतीजी हो, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। जियांग किली उदास हो गई, इसलिए उसने अपना गुस्सा नव्या पर निकालते हुए कहा, नव्या, तुम आखिर चाहती क्या हो? नव्या ने मासूमियत से अपने हाथ फैलाए, इसका मुझसे क्या लेना देना है? जियांग किली ने दांत पीसते हुए कहा, आओ और मेरे साथ मुकाबला करो। तुम बीमार हो, लेकिन मैं नहीं हूं। नव्या ने अपने कंधे उचकाए। अगर तुम पागल होना चाहती हो तो जितना चाहो उतना पागल हो जाओ। मेरे पास तुम्हारी हरकतों के साथ खेलने का समय नहीं है। तुम्हारी मुझसे खेलने की हिम्मत कैसे हुई? जियांग किली उग्र थी। वह लगातार चिल्लाती रही, लेकिन नव्या अविचलित रही, जिससे वह चारों ओर उछलते हुए एक विदूषक की तरह लग रही थी। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। हम पूरी तरह से अजनबी हैं और तुमने ये सब खुद पर न्योता है। तुम कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूं? नव्या ने जियांग किली को याद दिलाते हुए धीरे से हंसी। तुम अभी यहाँ आओ, जियांग किली ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। नव्या ने एक पल के लिए सोचा, फिर उठी। उसने अपनी सीट छोड़ी, मंच से नीचे आई और जियांग किली के थोड़ा करीब आ गई। नव्या को पास आते देख जियांग किली अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक पाए। उसकी आंखें नफरत से भर गईं। तुम, नव्या परिवार की एक मामूली युवा महिला, मुझे चुनौती देने की हिम्मत करती हो? तुम वास्तव में साहसी हो। मिस जियांग, मुझे लगता है कि मेरे लिए आपको ये याद दिलाना आवश्यक है, नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। आप जियांग परिवार की एक युवा महिला हैं और मैं नव्या परिवार की एक युवा महिला हूं। जियांग परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है और हमारा नव्या परिवार भी ऐसा ही है। तो आपको मुझसे इस तरह सवाल करने का क्या अधिकार है? हमारा जियांग परिवार, जियांग किली शुरू में ये कहना चाहती थी कि उनके जियांग परिवार की एक उच्च स्थिति है, लेकिन सम्राट जिंगशुआन के यहाँ होने के कारण वह मर्यादा के बाहर कैसे कुछ कह सकती थी। हाँ, तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हारा जियांग परिवार महारानी का परिवार है और हमारा नव्या परिवार स्वाभाविक रूप से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नव्या ने हंसते हुए कहा। तो क्या हुआ अगर तुम महारानी का परिवार हो? मिस जियांग, क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी शर्मनाक हो? तुम, क्या ऐसा लगता है कि महामहिम महारानी को नहीं पता? तस्क, अगर महामहिम महारानी को पता चला तो वह शायद तुम्हें दंडित करेंगी। तुम इतनी नासमझ हो, तुम सचमुच महामहिम को मुश्किल स्थिति में डाल दोगी। नव्या, तुम मौत को बुलावा दे रही हो। क्रोधित होकर जियांग किली ने वास्तव में सीधे नव्या पर हमला कर दिया।
नव्या ने उसे अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। वह चकमा दे गई और जियान किली अपना निशाना चूक गई। नव्या को एक तरफ हटते देख जियान किली ने फिर से आगे की ओर धावा बोल दिया। नव्या फिर से चकमा दे गई। कुछ चालों के बाद जियान किली इतनी क्रोधित हो गई कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। यहाँ जियान किली के फिर से चूकने के बाद नव्या अचानक जियान किली के करीब आ गई, उसके ठीक पीछे खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिलाया। जियान किली नव्या से निपटने के इरादे से अचानक मुड़ी, लेकिन क्योंकि उसकी हरकत बहुत बड़ी थी उसके कपड़े चीरने की आवाज़ के साथ फट गए। खौफनाक अंत। जियान किली के कपड़े पहले से ही काफ़ी तंग थे और अब जब वे फट गए थे तो उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद जांघें तुरंत दिखाई देने लगीं। वूश! चारों ओर पूरी तरह से अफरातफरी मच गई और हर कोई शोर मचाने लगा। आह! जियान किली चिल्लाए, बचाओ! बचाओ! जैसे ही जियान किली चिल्लाए, एक महल की दासी दौड़कर आए और उसने उसे एक लबादे में लपेट लिया। जियान किली का चेहरा अविश्वसनीय रूप से पीला पड़ गया। हा, उसके कपड़े पूरी तरह फट गए हैं, लेकिन मैं उसकी जांघें देख सकता हूँ। मैंने भी देखा जियान किली ने इस बार सचमुच अपना सम्मान खो दिया है। अगर तुम मुझसे पूछो तो यह 9वीं मिस नव्या सचमुच बहुत क्रूर है। क्या तुम थोड़ी कम क्रूर नहीं हो सकती? अगर कोई और मेरा आदमी चुराने की कोशिश करता तो मैं उसे मार डालती। कुलीन महिलाएं चर्चाओं से गूंज रही थीं, जिनमें से ज्यादातर नव्या का पक्ष ले रही थीं। जियान किली के बेशर्म व्यवहार ने स्पष्ट रूप से लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया था। जियान किली उदास और शर्मिंदा दोनों थी। भले ही अब वह एक लबादे में लिपटी हुई थी, लेकिन वह पहले ही बेनकाब हो चुकी थी। जियान किली ने एक पल के लिए सोचा, फिर नफरत से नव्या को घूरा और कहा, क्या तुम अब संतुष्ट हो? अब खुश हो? नव्या ने अपने कंधे उचकाए। तुम्हारे कपड़े इतनी खराब गुणवत्ता के बने हैं, क्या यह मेरी गलती है? जियान किली इतनी गुस्से में थी कि वह अपना गुस्सा भी नहीं निकाल पा रही थी। महल की दासी ने फुसफुसाते हुए कहा, मिस, चलिए जल्दी चलते हैं। आप यहाँ रहने की सही स्थिति में नहीं हैं। हालांकि जियान किली महल की दासी की रुकावट से नाखुश थी और बोली, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा अनुरोध अभी तक सम्राट द्वारा पूरा नहीं किया गया है। सम्राट जिंगशुआन ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। इस समय वह अभी भी उस अनुरोध के बारे में सोच रही थी। जियान किली का दिमाग कितना विशाल था। नव्या सन्न रह गई। जियान किली अभी भी हार नहीं मान रही थी। जियान किली सम्राट जिंगशुआन की ओर मुड़ी और बोली, महामहिम, आपको क्या लगता है कि इस मामले को सुलझाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सम्राट जिंगशुआन ने अपनी भौहें सिकुड़ीं, जियान किली को देखा और उन्हें भी सिरदर्द महसूस हुआ। इस क्षण शौर्यवर्धन की आवाज़ गूंजी, महामहिम, मुझे इस मामले को खुद संभालने दें। सम्राट जिंगशुआन सहमत होकर बहुत खुश हुए और जल्दी से बोले, बेशक, तुम्हें स्वाभाविक रूप से अपने मामलों को खुद ही संभालना चाहिए। जियान किली शौर्यवर्धन की ओर मुड़ी, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और वह बोली, महामहिम, आपको मेरे साथ न्याय करना चाहिए। मैं आपके प्रति सच्ची रही हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि नव्या परिवार की 9वीं मिस इतनी असभ्य होगी। शौर्यवर्धन ने जियान किली की ओर देखा भी नहीं, बल्कि नव्या की ओर मुड़े और बोले, हुआ, तुम अभी भी बहुत दयालु हो। नव्या ने शौर्यवर्धन को देखा और जान गई कि शौर्यवर्धन के मन में कुछ चल रहा है। जियान किली उलझन में दिख रही थी। शौर्यवर्धन उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज क्यों कर रहे थे? तुमने इतनी छोटी सी बात खुद क्यों की? हुआ, यहाँ आओ, मेरी जान। शौर्यवर्धन उठे और नव्या को बुलाया। पूरी तरह से नज़रअंदाज किए जाने के बाद जियान किली अंततः इसे और सहन नहीं कर सकी और बोली, महामहिम। यह विनम्र महिला। चुप रहो। शौर्यवर्धन ने जियान किली को ठंडी नज़र से देखा, उनकी आंखों में बर्फीली ठंडक भरी थी। मरते हुए आदमी के शब्द सिर्फ सांस की बर्बादी हैं। तुमने क्या कहा? जियान किली के चेहरे के भाव बदल गए। वह इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि शौर्यवर्धन किस बारे में बात कर रहे थे। महामहिम, यह महिला मेरे प्रति विश्वासघाती इरादे रखती है। मैं महामहिम से उसे मृत्युदंड देने की विनती करता हूँ। शौर्यवर्धन ने सीधे सम्राट जिंगशुआन को जियान किली को दंडित करने का आदेश दिया। सम्राट जिंगशुआन ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें इस तरह मारना बहुत गंभीर बात थी, है ना? चूंकि महामहिम को यह मुश्किल लगता है तो मैं इसे खुद ही सुलझा लूंगा, शौर्यवर्धन ने कहा और अपने हाथ की एक लहर के साथ जमीन पर पड़े कई छोटे छोटे कंकड़ हवा के झोंके से ऊपर उठ गए। जियान किली की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन इससे पहले कि वह पीछे हट पाती, दर्जनों छोटे कंकड़ एक साथ उसके गले में धंस गए। तुम जियान किली ने अपना गला पकड़ लिया। उसकी उंगलियों के बीच से खून बह रहा था, लेकिन उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। नव्या जियान किली के ठीक बगल में खड़ी थी और लाचारी से जियान किली को जमीन पर गिरते हुए देख रही थी।